नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आई एम किशन दास और आज हम वाइटल साइन मेज़रमेंट के बारे में आपको बताने वाले हैं। ये रिलेटेड टू नर्सिंग है, लेकिन वाइटल साइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन में और हमारे जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उस पर क्या करता है, ये मेज़रमेंट करता है। और जो चीज़ बढ़ा रहेगा जब वाइटल साइन के जितने उसके अंदर में जो पार्ट रहता है वो बढ़ा रहेगा, उसके बारे में ये डिटेल प्रिस्क्राइब करेगा। ठीक है, तो क्या होता है वाइटल साइन, क्या क्या मेज़रमेंट करते हैं, इसका क्या क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ता है बॉडी पे और क्या क्या इक्विपमेंट यूज करते हैं, उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे प्रोसीजर क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रोसीजर के बाद देखेंगे कौन कौन से फैक्टर क्या होता है, अफेक्ट करता है वाइटल साइन को। तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है उसके बारे में आगे डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, देन क्या है इक्विपमेंट, वाइटल साइन मेजरमेंट के लिए इक्विपमेंट कौन कौन से यूज किए जाते हैं उसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। समझ आया। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके रैशनले, बिना रैशनले का अगर किसी चीज़ का इक्विपमेंट का यूज करेंगे तो वो क्या होगा, वो सेटिस्फाइड रोल प्ले नहीं करेगा, सेटिस्फाइड आंसर नहीं देगा। इसलिए क्या करते हैं हम उसके रैशनले पढ़ते हैं, क्या क्यों यूज होता है इसके बारे में। बिना रैशनले का कोई भी चीज़ संभव नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंट रूट्स फॉर असेसमेंट टेम्परेचर, कौन कौन से रूट असेसमेंट करते हैं वाइटल साइन को, कौन कौन से रूट असेसमेंट करते हैं बॉडी टेम्परेचर को, उसके बारे में, और कौन कौन से रूट असेसमेंट करते हैं पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी और क्या टेम्परेचर। तो उसके डिफरेंट रूट्स के बारे में क्या करेंगे, आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्या है वाइटल साइन और उसका इंटरप्रिटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाइटल साइन ले रहे हैं लेकिन अप्लाई कहाँ पे करना है, इंटरप्रिटेशन क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्या है डॉक्यूमेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है बताओ। डॉक्यूमेंटेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर वाइटल साइन ले रहे हैं और उसको डॉक्यूमेंट नहीं किए तो वो क्या होगा, हमारा क्या होगा, माल प्रैक्टिस के रूप में यूज होगा। क्यों माल प्रैक्टिस के रूप में यूज होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बिना रिपोर्ट नहीं होगा, जो सामने वालों को कंफर्मेशन नहीं दिलाएगा कि आपका वाइटल साइन लिया है वो सही है कि नहीं। अंडरस्टूड। तो वाइटल साइन क्या रोल करता है इसके बारे में हम टोटल डिटेल आगे पढ़ने वाले हैं। समझ आया। नेक्स्ट स्लाइड में है वाइटल साइन रिफ्लेक्ट बॉडी फिजियोलॉजिकल फंक्शन एंड स्टेटस। क्यों इंपॉर्टेंट है बॉडी फिजियोलॉजिकल फंक्शन को रिफ्लेक्ट करने के लिए वाइटल साइन, क्योंकि ये वाइटल साइन के थ्रू ही हमारा जो बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल मतलब जो फंक्शनल लेवल है बॉडी का, वो वाइटल साइन क्या करेगा उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। और मान लो कोई रिपोर्ट क्रिटिकल है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, कोई भी ह्यूमन को उसका साइड इफेक्ट हो रहा है तो उसके बारे में क्या करेगा, डिफेक्ट को बताएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक, देन इसमें क्या क्या स्टडी करेंगे उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो क्या क्या स्टडी करेंगे, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, ये चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में वाइटल साइन में क्या करेंगे, हम डिटेल क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। समझ आया। क्या है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी। ठीक है, तो एक पॉइंट बताता हूँ आपको टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर हम कहाँ कहाँ से असेसमेंट करते हैं, ठीक है, कहाँ से, ईयर, माउथ, ठीक है, रेक्टल एरिया और क्या करेंगे, और एक्सिला। समझ आया, एक्सिला एरिया। समझ आया। दूसरा है पल्स किस लिए असेसमेंट करते हैं, पल्स हमारे हार्ट लेवल को जानकारी के लिए स्टेटमेंट करते हैं। तो कितना हार्ट चल रहा है, पल्स रेट, हार्ट रेट का क्या है। तो पल्स का हमारे किस लिए यूज होगा, हार्ट रिदम को असेसमेंट करने के लिए, क्या, हार्ट रिदम को असेसमेंट करने के लिए। समझ आया। नेक्स्ट क्या है, रेस्पिरेशन हमारे लंग्स का फंक्शन को डिनोट करता है। रेस्पिरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये हमारे रेस्पिरेशन हमारे लंग्स फंक्शन को क्या करता इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है बीपी ब्लड प्रेशर कहाँ बताता है, ब्लड प्रेशर है वो हमारे क्या करता है, जो हार्ट रेट कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जितना भी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड वेजल्स के थ्रू ब्लड फ्लो होता है, तो ब्लड वेजल्स का ये फ्लो रेट को बताता है। ब्लड का कॉन्स्ट्रिक्शन, रिलैक्सेशन, उसके बारे में क्या करता है, ये बताता है बीपी। ठीक है, आगे डिटेल पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। अंडरस्टूड।
पर्पज क्या होता है वाइटल साइन का, बताओ। वाइटल साइन का पर्पस क्या होता है? वाइटल साइन का पर्पस होता है, ये क्या करता है, हमारा अभी बताया हूँ कि ये जो पेशेंट रहेगा, पेशेंट का क्या करेगा, जो बेसलाइन डाटा है, बेसलाइन डाटा कहने का मतलब है, मान लो बेसलाइन डाटा में ये मान लो किसी का रिपोर्ट जानकारी लेना है सीबीसी, तो सीबीसी के बारे में जितने भी आता है उसके बारे में बताएगा, समझ आया। सीबीसी में डिटेल क्या क्या आता है मैं आगे बताने वाला हूँ इसके बारे में। उसके बाद है जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेता हूँ, RP2 रीनल फंक्शन 2, रीनल फंक्शन 2 में क्या क्या आने वाले हैं उसके बारे में ये टोटल डिटेल प्रोवाइड करेगा, समझ आया, किसका, पेशेंट का, ठीक है। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक पर्पस। डायग्नोस्टिक पर्पस कहने का मतलब है किसी का मान लो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में क्या क्या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है तो उसके बारे में डिटेल जानकारी देगा और उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेगा, पेशेंट का ट्रीटमेंट होगा। तो ये डायग्नोस्टिक का कंफर्मेशन जानकारी देता है, इसलिए क्या करते हैं वाइटल साइन इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। तीसरा है थेराप्यूटिक पर्पस। थेराप्यूटिक पर्पस ये मतलब कहने का मतलब है ये ट्रीटमेंट में हॉस्पिटल पेशेंट जैसे एडमिट होता है तो उसका क्या होता है, डिटेल हम क्या करते हैं वाइटल साइन लेते हैं शुरूच में ही, स्टार्टिंग पॉइंट में ही, फिर उसके बारे में क्या इम्बैलेंस हुआ है उसके वाइटल में, वाइटल ऑर्गन में क्या क्या कोई पॉइंट क्या हुआ है, इम्बैलेंस हुआ है, तो उसके बारे में थेराप्यूटिक पर्पस जानकारी देगा, फिर उसके अकॉर्डिंग पेशेंट का क्या होगा, ट्रीटमेंट चालू होगा। अंडरस्टूड। तो वाइटल साइन के ये हम अभी पर्पस देख लिए। पर्पस देखने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसका डिटेल क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। डिटेल स्टडी के लिए आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट है इक्विपमेंट क्या क्या यूज होता है। इक्विपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम डिटेल में इक्विपमेंट नहीं जाने तो फिर आगे हम प्रोसीजर को नहीं कर पाएंगे, समझ आया। प्रोसीजर जानकारी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इक्विपमेंट का डिटेल लेना पड़ेगा। डिटेल जानकारी के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं बताओ। डिटेल के लिए हम वाइटल साइन ट्रे लेते हैं, वाइटल साइन ट्रे जिसमें क्या करते हैं, जितने भी इक्विपमेंट हैं, ओवरऑल जो इक्विपमेंट है उसको क्या करते हैं इस ट्रे में रखते हैं, समझ आया। ये ट्रे है, ट्रे में क्या करते हैं हम प्लेसमेंट करते हैं जितने वाले इक्विपमेंट है। दूसरा स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्यों यूज होता है, स्टेथोस्कोप की जानकारी दे रहा हूँ। स्टेथोस्कोप हमारा लंग्स फंक्शन, ये क्या है, लंग्स फंक्शन, और लंग्स फंक्शन के अलावा हार्ट रिदम, क्या, हार्ट रिदम को क्या करता है, ये बताता है, ठीक है। इसको चेस्ट में प्लेसमेंट करते हैं, उसके बाद क्या करता है, लंग्स का साउंड, कौन सा साउंड आ रहा है, कौन सा अब नॉर्मल साउंड आ रहा है, उसके बारे में क्या करता है, डिटेल बताता है। नेक्स्ट क्या है, स्फैग्मोमैनोमीटर। स्फैग्मोमैनोमीटर जो क्या करता है, बीपी को असेसमेंट करता है, ठीक है। बीपी असेसमेंट के लिए क्या करता है, स्फैग्मोमैनोमीटर यूज करते हैं, जिसमें एक स्पेशल मर्क्यूरी लगा रहता है, मर्क्यूरिक केमिकल लगा रहता है। वो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि उसका ही ऊपर नीचे होने से क्या होता है, हमको बीपी का असेसमेंट पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्मामीटर। थर्मामीटर क्यों यूज होता है, टेम्परेचर की जानकारी के लिए, क्या, टेम्परेचर की जानकारी के लिए, टेम्परेचर असेसमेंट के लिए, समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड हैंड वॉच। सेकेंड हैंड वॉच किस लिए, मान लो हम किसी का मान लो हम हार्ट रेट असेसमेंट करते हैं, क्या, हार्ट रेट। तो हार्ट रेट हम कितने सेकंड में करेंगे, देखो इसका क्या होता है, बिट्स कितना होता है, 72 का बिट्स असेसमेंट करने के लिए 1 मिनट में पर मिनट के हिसाब से क्या करेंगे, इसका हम हार्ट रेट असेसमेंट करेंगे। तो उस समय काउंट करने के लिए कुछ हमारे पास वॉच रहना चाहिए, तो क्या करते हैं हम, ये क्या करते हैं, हैंड वॉच यूज करते हैं, समझ आया। नेक्स्ट है रेड एंड ब्लू पेन। रेड और ब्लू पेन क्यों यूज करते हैं, रेड हम यूज कर लेते हैं हार्ट रेट के लिए, ठीक है, हार्ट रेट असेसमेंट करने के लिए। ब्लू यूज कर लेते हैं हम क्या चीज़ के लिए, ब्लू यूज कर लें टेम्परेचर असेसमेंट के लिए। टेम्परेचर हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ये बीपी हो गया। तो पेन डॉक्यूमेंटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, समझ आया। नेक्स्ट इज पेंसिल। पेंसिल क्यों यूज होता है, मान लो किसी चीज़ का पेंसिल हम वैसे यूज करते हैं, नॉर्मल पेन की जगह पेंसिल भी यूज करते हैं पेन असेसमेंट के लिए। और पेंसिल का ज़्यादातर यूज होता है, मान लो पेन की जगह हम इसको इरेज करना है तो पेंसिल से इरेज कर देते हैं, क्योंकि हम एक्यूरेट उसमें क्या काट छांट नहीं कर सकते हैं ना, तो क्या होता है, पेंसिल यूज करते हैं। नेक्स्ट इज वाइटल साइन। वाइटल साइन शीट। वाइटल साइन शीट जिसमें डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, नोट डाउन करते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन।
ठीक। उसके बाद कॉटन स्वैप इन बावल, कॉटन स्वैप की यूज करते हैं। कॉटन स्वैप हमारा थर्मामीटर है, उसको मान लो ये थर्मामीटर है, थर्मामीटर को क्या करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, ठीक है। तो क्लीन कहाँ का करते हैं आगे बताऊंगा, लेकिन थर्मामीटर को एक पेशेंट के यूज़ कर लिया, उसके बाद दूसरे पेशेंट के यूज़ करना है, उसके बीच में क्या करना है, उसको हम स्टरलाइज करते हैं, एक प्रकार से उसको कॉटन स्वैप से क्लीन करते हैं। समझ आया। नेक्स्ट क्या है, डिस्पोजल ग्लव्स इफ अवेलेबल। डिस्पोजल ग्लव्स क्यों यूज करते हैं, मान लो एक पेशेंट छूने के बाद दूसरे पेशेंट को छू रहे हैं, तो उसके बीच में क्या होता है, मान लो एक को इन्फेक्शन है, दूसरे को इन्फेक्शन ट्रांसमिट मत हो, इसलिए क्या करते हैं, प्रॉपर स्टाइल तरीके से क्या करते हैं, हम डिस्पोजेबल ग्लव्स यूज करते हैं। एक बार यूज करने के बाद उसको क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। समझ आया, ठीक है। तीसरा नेक्स्ट है क्या है, डर्टी रिसीवर काइंडली डिश। डर्टी रिसीवर काइंडली किडनी ट्रे, किडनी, इसको तो किडनी ट्रे भी बोलते हैं, डिस्क है वो, किडनी क्या करते हैं, ट्रे करते हैं। जो भी हम लास्ट में वेस्ट हुआ, जैसे मान लो कॉटन का हो गया, कॉटन का हो गया, कॉटन यूज कर रहे थे, और क्या हो सकता है, डिस्पोजेबल ग्लव्स हो सकता है, डिस्पोजेबल ग्लव्स, ठीक है। तो उस समय हमें डिस्कार्ड करने के लिए कुछ तो रहना चाहिए कि यहीं पे कहीं पे मान लो स्टाइल कोई ट्रे रखे हैं, उस पर ही हम क्या कर सकते हैं, नहीं रख सकते हैं ना जो स्टाइल चीज़ें हैं, तो क्या करते हैं, एक किडनी ट्रे रखते हैं, किडनी डिश रखते हैं, उस पर क्या करते हैं, जो भी चीज़ यूज हो रहेगा वो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम प्लेसमेंट कर दें ताकि सेपरेट उसको फिर डिस्कार्ड कर सकें। समझ आया इतना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा होगा इक्विपमेंट। टाइम टू असेसमेंट वाइटल साइन, कौन कौन से टाइम है जो जिसमें हम क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे वाइटल साइन का। ये इम्पोर्टेंट हमारा क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ऑन एडमिशन मैंने पहले ही बताया था, जैसे पेशेंट एडमिट होते हैं तो क्या करते हैं, उसका वाइटल साइन असेसमेंट करते हैं, और उस वाइटल साइन क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, और उस वाइटल साइन के अकॉर्डिंग उसका हेल्थ स्टेटस का क्या होता है, पता चलता है। मान लो उसमें यदि हम कोई रिपोर्ट क्या है, आगे पीछे हुआ या फिर इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, तो उसका हेल्थ स्टेटस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या चेंजेस आएगा। तो हेल्थ स्टेटस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या स्टेटस है जानकारी के लिए क्या करते हैं, हम ऑन एडमिशन ही क्या करते हैं, वाइटल साइन असेसमेंट करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, जैसे कि यहाँ चेस्ट पेन दिया है, चेस्ट पेन, ठीक है। तो चेस्ट पेन हुआ है तो इसके बारे में, और फैंटिंग पेन हुआ है, फैंटिंग मतलब मान लो रेडिएटिंग पेन, जैसे पेन यहाँ से चालू हुआ, चेस्ट से चालू हुआ, और वो क्या हुआ, हमारा क्या हुआ, आगे आर्म की ओर रेडिएट हुआ। और नाइफ पेन, जैसे नाइफ पेन मतलब मान लो किसी चाकू से गोद दिया, या फिर हमारा क्या हुआ, चुभने जैसा पेन फील होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फैंटिंग पेन या रेडिएटिंग पेन। तो एग्जांपल यही है चेस्ट पेन। इसके बाद जानकारी के लिए हम क्या करते हैं, ऑन एडमिशन ही वाइटल साइन असेसमेंट करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू द नर्सिंग एंड और अ मेडिकल ऑर्डर बिफोर एंड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन मेडिकेशन दैट कुड अफेक्ट रेस्पिरेशन एंड बीपी। ये क्यों बोला है, ऑर्डर मेडिकेशन, इसका कहने का मतलब ये है, मान लो किसी पेशेंट को हम मेडिसिन देने जा रहे हैं, और उस मेडिसिन के पहले अगर हम वाइटल साइन नहीं लिए, मान लो उसका रेस्पिरेशन और बीपी असेसमेंट नहीं किए, तो क्या हो सकता है, मान लो हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, और हम मान लो निकार्डिया दे दिए उसका, और क्या दे दिए, मान लो, और क्या दे दिए, मान लो, और क्या दे सकते हैं, जैसे हाईलाइट मेडिकेशन का एडीआर ड्रग दे दिए, ठीक है। और हम उसको वाइटल साइन देख नहीं रहे हैं, वाइटल साइन देख नहीं रहे तो क्या होगा, इससे या तो हार्ट रेट कंप्लीट कम हो जाएगा, वाइटल साइन बिना वाइटल साइन असेसमेंट के मेडिकेशन को दे दिए तो क्या होगा, या तो निकार्डिया देख के हार्ट रेट पूरा क्या होगा, ब्रेडी में चला जाएगा, या फिर एडीआर देख के टैकीकार्डिया चला जाएगा। तो इस पर बहुत वाइटल साइन पे इफेक्ट करेगा रेस्पिरेशन, और हमारे क्या है, बीपी पे असेसमेंट, बीपी पे इफेक्ट पड़ेगा इसका। समझ आया। इसलिए क्या है, बिफोर गिविंग द मेडिकेशन हमको क्या करना है, वाइटल साइन असेसमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी और एन इन्वेजिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी बोला जाए, इन्वेजिव मतलब क्या होता है, एक बोला जाए तो एक स्टाइल प्रोसीजर होता है। क्या होता है, स्टाइल, इन्वेजिव मीन्स स्टाइल होता है डायग्नोस्टिक के लिए। समझ आया। तो बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के पहले और बाद में
इंपॉर्टेंट है वाइटल साइन। बिना वाइटल साइन देखे बिना हम सर्जरी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल मान लो इसका टेम्परेचर बढ़ गया, सर्जरी के पहले टेम्परेचर बढ़ गया, तो उससे क्या होता है, बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, ये टेम्परेचर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ने से क्या होगा, फिर सर्जरी में दिक्कत हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म बढ़ने से सर्जरी में दिक्कत हो जाएगा। कैसे, जब मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तो सभी ऑर्गन फंक्शन में आ जाता है। फंक्शन ऑर्गन आने के बाद क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो मान लो सेल्स फंक्शन में आ गया, तो उसी सेल पे यदि कट करेंगे तो वहाँ पे ब्लीडिंग टेंडेंसी हो सकता है। मान लो कोई सर्जिकल इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग टेम्परेचर बढ़ा हुआ है सर्जरी में, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, उससे टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, फिर वहाँ जो इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है, और क्या होता है, फाइट का कंडीशन चालू हो जाता है, एंटीजन एंटीबॉडी के बीच, फिर क्या सर्जरी सक्सेस नहीं होगा। तो इसलिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी में क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, बिफोर एंड आफ्टर एनी नर्सिंग इंटरवेंशन एंड दैट कुड अफेक्ट द वाइटल साइन। एग्जांपल क्या है, एम्बुलेशन। पेशेंट को मान लो एक वार्ड से दूसरे वार्ड शिफ्ट करें, या फिर किसी डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए हम सीटी स्कैन एमआरआई ले जा रहे हैं, और मान लो रेस्पिरेशन बढ़ा हुआ है, इंक्रीज रेस्पिरेशन, इंक्रीज बीपी, ठीक है, इंक्रीज टेम्परेचर, तो इससे क्या होगा, फिर उसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगा, और फिर कहीं ना कहीं कोई भी साइड इफेक्ट हो सकता है अकॉर्डिंग टू डिजीज कंडीशन। तो क्या करेंगे, कहीं भी पेशेंट को एम्बुलेट कर रहे हैं तो फिर वाइटल साइन पहले असेसमेंट करना है, ठीक है। तो ये एक्चुअल टाइम है असेसमेंट का वाइटल साइन का। एक और दिया है, अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल एंड अदर हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या है, पूरे ये हमारा असेसमेंट है, ठीक है। इसमें मतलब सभी इंस्टीट्यूट फॉलो करते हैं इसको, सभी हॉस्पिटल्स फॉलो करते हैं, समझ आया। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब डिटेल समराइज करेंगे, डिटेल समराइज एक एक का हम डिटेल जानकारी लेंगे। सबसे पहले टेम्परेचर, ठीक है, सॉरी, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है उसके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे वाइटल साइन में पहला क्या आता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर में टेम्परेचर का यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है, इट इज़ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, इट इज़ बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। ये क्यों कहा गया है, क्योंकि हमारा जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर में बॉडी टेम्परेचर क्या हो, इंक्रीज हो, है ना। इसके अलावा क्या हो सकता है, वो डिक्रीज हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। इसको अलग अलग टर्म से जानते हैं, क्योंकि इंक्रीज को बोलते हैं हाइपरथर्मिया, थर्मिया, ठीक है, और डिक्रीज क्या बोलते हैं, हाइपोथर्मिया। कितना होता है नॉर्मल, ये हम डिटेल आगे जानकारी लेंगे, हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर यूजिंग ओरल 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये दो हमारा क्या है, सिंबल यूज होता है, सेल्सियस के रूप में होता है। एक है सेल्सियस, दूसरा क्या है, फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो उसी को बता रहा है नॉर्मल। अगर टेम्परेचर हम सेल्सियस की बात करें तो नॉर्मल क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस में होता है, और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर इससे ज़्यादा कम हो या ज़्यादा बढ़ता है तो क्या होता है, फिर पायरेक्सिया का कंडीशन अराइज होता है। पायरेक्सिया मतलब फीवर का कंडीशन अराइज होता है। नेक्स्ट, टेम्परेचर के बारे में आगे बढ़ते हैं। कोर टेम्परेचर क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं कोर टेम्परेचर क्या होता है। कोर टेम्परेचर कहने का मतलब ये है कि बॉडी का यदि इंटरनल ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व है, इंटरनल ऑर्गन का हम क्या करते हैं, टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं, इंटरनल ऑर्गन, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन। अगर इसके टेम्परेचर के बारे में जानकारी लेते हैं तो क्या होता है, वो कोर टेम्परेचर में आता है। डिफाइन किया गया है, इट इज़ टेम्परेचर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन एंड इट इज़ रिमेनिंग कांस्टेंट मोस्ट ऑफ द टाइम 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब बोला गया है कि ये नॉर्मल रेंज में ही रहता है, विद इन द रेंज ऑफ 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर के अंतर्गत आता है। इतना नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, कोर टेम्परेचर में रहता है, मतलब इंटरनल ऑर्गन टेम्परेचर में क्या होता है, रहता है। नेक्स्ट इट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द डीप टिश्यू ऑफ द बॉडी। अभी बोल रहा हूँ कि डीप टिश्यू मतलब इंटरनल होगा, डीप टिश्यू बॉडी, सरफेस टिश्यू की नहीं बात करें, यहाँ डीप टिश्यू की बात करें हैं, ठीक है। तो डीप टिश्यू में क्या क्या रहता है, हमारा क्या रहता है, ऑर्गन रहता है, और क्या हो सकता है, ऑर्गन
और जो भी हमारा बोला जाए तो एडिपोट टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, ये सब अंदर में आता है। तो उसके बारे में क्या होता है, उसके बारे में हम क्या करते हैं, इसमें डीप टिश्यू के बारे में उसका टेम्परेचर का जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिमेनिंग रिलेटिव कांस्टेंट। रिमेनिंग रिलेटिव कांस्टेंट बोला है, ठीक है। रिमेनिंग रिलेटिव कांस्टेंट, टेम्परेचर लेते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर हमारा कॉन्स्टेंटली बना रहता है और उसको हम कांस्टेंट तरीका से ले सकते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्या है, मेजरमेंट विद द थर्मामीटर। मेजर विद द थर्मामीटर, इसको क्या करते हैं, थर्मामीटर से क्या करते हैं, हम मेज़र करते हैं। समझ आया, ओके। नेक्स्ट दूसरा सरफेस टेम्परेचर। दो टाइप के टेम्परेचर अभी देखे हैं। पहला क्या है, पहला है हमारा ये पहला अभी देखे हैं कोर टेम्परेचर। क्या, कोर टेम्परेचर। दूसरा क्या है, सरफेस टेम्परेचर। सरफेस टेम्परेचर अभी बताया, कोर टेम्परेचर इंटरनल बॉडी ऑर्गन का हम देखते हैं टेम्परेचर, और दूसरा क्या है हमारा सरफेस टेम्परेचर। तो ये बॉडी सरफेस एरिया में देते हैं, जैसे बाहर से एग्जांपल क्या है, एक्जिला से प्लेसमेंट कर देते हैं। ये बॉडी क्या है, तो ये बाहरी सरफेस से, बॉडी का आउटर त्वचा से हम क्या कर सकते हैं, इसका सरफेस बॉडी टेम्परेचर का असेसमेंट कर सकते हैं। तो इसके बारे में बताया गया है, इट इज़ टेम्परेचर ऑफ द स्किन, ठीक है, सबक्यूटेनियस, उसके बाद टिश्यू और फैट सेल्स, एंड क्या है, एंड इट इज़ राइज एंड फॉल्स इन रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट। ये 20 से 40 डिग्री के सेल्सियस में क्या इसका रेंज रहता है, ठीक है। तो क्या करता है, ये स्किन के बारे में, मान लो स्किन है बाहर की और इसके अंदर हमारा क्यूटेनियस टिश्यू है और फैट सेल्स है। तो ये बाहरी वाला जो टेम्परेचर शरीर के जो बाहर सरफेस एरिया में है उसके टेम्परेचर को बताते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, सरफेस टेम्परेचर। इसका जो रेंज रहता है टेम्परेचर का 20 से 40 डिग्री के बीच में रहता है, मतलब ये भी बोला जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट डज़ नॉट इंडिकेट द इंटरनल फिजियोलॉजी। इंटरनल फिजियोलॉजी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हमारा ये कोर टेम्परेचर यूज करते हैं, टेम्परेचर। समझ आया। तो ये हमारा सरफेस टेम्परेचर के बारे में डिटेल जानकारी। नेक्स्ट अल्ट्रेशन इन बॉडी टेम्परेचर। अल्ट्रेशन इन बॉडी टेम्परेचर कैसे कैसे होता है, अल्ट्रेशन चेंजेस कैसे आता है, उसके बारे में है। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मैंने बताया था अभी 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होता है, इसको हम फ़ारेनहाइट बोले तो 98.6 डिग्री सेल्सियस का होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों, ठीक है। अगर रेंज की बात करें तो 37 से 38 इन बिटवीन कितना आता है, 37 डिग्री सेल्सियस, और ये हमारा फ़ारेनहाइट में 96.8 टू 100, मतलब 98.6 डिग्री क्या होता है फ़ारेनहाइट, ठीक है, इसके बीच में। दूसरा क्या है, बॉडी टेम्परेचर में भी अब नॉर्मल ड्यू टू फीवर की कंडीशन में मान लो या तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, अब नॉर्मल हो सकता है, मतलब नॉर्मल इससे ऊपर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, नीचे हो सकता है, उसी के बारे में बताया। पायरेक्सिया क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, पायरेक्सिया। मान लो पायरेक्सिया फीवर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब बॉडी टेम्परेचर अबव द नॉर्मल रेंज, मान लो कोई बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस है या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो यदि उसके लेवल से थोड़ा बहुत बॉडी टेम्परेचर अगर हमारा बॉडी सरफेस का ऊपर हुआ तो उसको क्या बोलते हैं, पायरेक्सिया। नॉर्मल वर्ड में हमारा फीवर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसका अगर सेल्सियस में बात करें तो 38 डिग्री सेल्सियस से 41 तक दोनों के बीच में जा सकता है मान लो, या फिर 39.5 टू 40.5 डिग्री सेल्सियस इन बिटवीन रेंज में आएगा, ठीक है। तो इसके बीच में ये रेंज आएगा, ठीक है। तो इतना ये सब रेंज में आया अगर, तो उसको बोलते हैं क्या होता है, पायरेक्सिया, जिसमें थोड़ा सा सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट इंक्रीज हो जाते हैं। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो नॉर्मल से थोड़ा अबाव, ये 100.4 से 105.8 डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होगा, इनका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उस कंडीशन क्या बोलेंगे, फीवर या पायरेक्सिया बोलेंगे। दूसरा क्या है, हाइपर पायरेक्सिया। अगर पायरेक्सिया से ऊपर लेवल और जाता है, एग्जांपल जैसे वेरी हाई फीवर सच एज 41 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, मतलब इस पायरेक्सिया से थोड़ा बहुत और बढ़ता है 3-4
थोड़ा बहुत और बढ़ता है 41 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, इससे अबव है, इससे ऊपर जाता है 3-4 पॉइंट डिग्री सेल्सियस आगे बढ़ जाता है, या फिर मोर देन 42 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ता है तो उस कंडीशन क्या बोलते हैं, हाइपरपायरेक्सिया। और वो हाइपरपायरेक्सिया बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से हमारा ब्रेन पे इफेक्ट करेगा और जाके ब्रेन टिश्यू को क्या करेगा, डैमेज करेगा। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो हमारा टेम्परेचर का सेंटर है, रेगुलेट होता है, उस एरिया जाके क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। और वो अफेक्ट करने के बाद क्या होगा, इंसान का क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकता है। तो हाइपरपायरेक्सिया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस कंडीशन तक हमको जाने नहीं देना है। सिंपल पायरेक्सिया है तो हमको क्या डॉक्टर से चेकअप करवाना रहता है। नेक्स्ट क्या है, हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया के बारे में बता दे रहा हूँ। हाइपोथर्मिया जब टेम्परेचर अभी क्या होता है, बढ़ा हुआ था, अब हाइपोथर्मिया में क्या होगा, कम होगा। तब बॉडी टेम्परेचर हमारा 36.5 से, ये हो गया 36.5 से हमारा 37.5 मान लो, ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल सेल्सियस। अगर इससे भी थोड़ा कम जाता है या फिर लेस देन 36.5 से जाता है, लेस देन 36.5 डिग्री सेल्सियस, इससे अगर कम जाता है, बिलो अंडर कैटेगरी क्या बोलते हैं, हाइपोथर्मिया। ये देखो यहाँ पे दिया है हाइपोथर्मिया कंडीशन को कितना इसका मतलब टेम्परेचर आ सकता है, समझ आया। मतलब बिलो द 37.5 से बिलो जाता है या फिर 36.5 के रेंज में दोनों से बिलो जाता है, उस कंडीशन क्या बोलते हैं हम, हाइपोथर्मिया। तो हाइपोथर्मिया में भी क्या हो सकता है, पेशेंट का डेथ लीड कर सकता है, समझ आया। तो इस 3 कंडीशन देख लिए हम, पायरेक्सिया, नॉर्मल टेम्परेचर, पायरेक्सिया, हाइपरपायरेक्सिया, हाइपोथर्मिया, तीनों चीज़ देख लिए। अब नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं टाइप्स ऑफ फीवर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में आते रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नॉर्मल टेम्परेचर पायरेक्सिया बोला, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको ध्यान में रखना है हमको, नॉर्मल। ठीक है, तो हम देखते हैं अब इंटरमिटेंट क्या होता है, फीवर कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, फीवर के बारे में अभी आया तो पढ़ते हैं, कुछ टर्म आया ना। टर्म है इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है। इंटरमिटेंट फीवर के बारे में बात करते हैं। तो द बॉडी टेम्परेचर अल्टरनेट एट अ रेगुलर इंटरवल, क्या बोले हैं, रेगुलर इंटरवल, अल्टरनेट होते रहता है, मतलब ऊपर नीचे होते रहता है। ठीक है, और बिटवीन पीरियड ऑफ फीवर के पीरियड में ही ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन वो क्या, रेगुलर इंटरवल होता है। पीरियड ऑफ फीवर एंड पीरियड ऑफ नॉर्मल और सब नॉर्मल टेम्परेचर। कहने का मतलब ये है, मान लो ये फर्स्ट डे है, क्या है, ये फर्स्ट डे, इस दिन मान लो पेशेंट को क्या है, ये 39 डिग्री क्या है, डिग्री सेल्सियस फीवर है। ठीक है, ये फीवर लिख देता हूँ, फीवर। ठीक है, अब इस कंडीशन में फीवर है। अब दूसरा दिन में क्या होता है, ये सेकेंड डे, मान लो सेकेंड डे, ये पूरे दिन एक दिन चला फीवर इतना, ये सेकेंड डे है। ठीक है, सेकेंड डे मान लो फीवर नहीं आया, सेकेंड डे में क्या, फीवर नहीं आया, या थोड़ा बहुत फीवर कम हो गया। सेकेंड डे में फीवर नहीं आया, फर्स्ट डे में फीवर था, सेकेंड डे में नहीं आया, थर्ड डे में क्या होता है, फिर आ जाता है फीवर। ठीक है, लेकिन ये फीवर कैसे आता है, यहाँ बोला रेगुलर इंटरवल में आता है। और पीरियड ऑफ फीवर क्या रहता है, पीरियड ऑफ फीवर क्या होता है, पीरियड ऑफ फीवर पीरियड बता दिया, टाइम पीरियड, और रेगुलर इंटरवल में आता है। मतलब मान लो उस दिन आया, उस दिन मॉर्निंग को आया फीवर, फर्स्ट डे में मॉर्निंग को फीवर आया, और क्या हो गया, दूसरा दिन क्या हो गया, फीवर नहीं आया, फिर वो थर्ड डे में क्या है, फीवर, मान लो फीवर आ गया, और 39 डिग्री सेल्सियस में फीवर आ गया। तो फर्स्ट डे में मान लो मॉर्निंग को आया था, ठीक है, मॉर्निंग, सेकेंड डे में नहीं आया, थर्ड डे में क्या हो गया, मॉर्निंग को आ गया। तो ऐसे फीवर को क्या बोलेंगे हम, इंटरमिटेंट फीवर। ठीक है, इंटरमिटेंट मतलब एक टाइम इंटरवल के बाद रेगुलर एक इंटरवल में आए, एक टाइम ड्यूरेशन के बाद रेगुलर इंटरवल में आए, उस फीवर को क्या बोलेंगे, इंटरमिटेंट फीवर। ठीक है, दूसरा दिन नहीं आ रहा है, लेकिन तीसरा दिन उसी टाइम ड्यूरेशन में उतने ही कांस्टेंट लेवल से क्या आ जा रहा है, फीवर आ जा रहा है, उस कंडीशन क्या बोलेंगे, रेमिनेंट फीवर। उस कंडीशन इंटरमिटेंट फीवर बोलेंगे, समझ आया। ठीक है, दूसरा क्या है, रेमिनेंट फीवर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एग्जाम में आते रहता है। ठीक है, रेमिनेंट फीवर क्या है, तो रेमिनेंट फीवर के बारे में पता चलता है, वाइड रेंज ऑफ द टेम्परेचर फ्लक्चुएशन मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस ओकर द 24 आवर पीरियड
ऑल ऑफ विच ऑफ द अबव नॉर्मल। कहने का मतलब ये है रेमिनेंट फीवर एक बड़ा रेंज में आएगा मान लो, और 2 डिग्री का क्या फ्लक्चुएशन। एग्जांपल ये मॉर्निंग में आ गया, क्या मॉर्निंग में मान लो ये फीवर है कितना, मान लो फीवर है 38 डिग्री सेल्सियस का क्या है ये फीवर है, अंडरस्टूड। ये फीवर है और मॉर्निंग टाइम आया, ठीक है, मॉर्निंग टाइम आया, ये अर्ली मॉर्निंग में आया, अर्ली मॉर्निंग में मान लो फीवर आ गया मॉर्निंग, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग में आया। अब ये फीवर कितना फ्लक्चुएट हो सकता है, 2 डिग्री। मान लो ये गया टेम्परेचर ऊपर, ये मान लो यहाँ से 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, तो यहाँ से फिर स्टार्ट हुआ ये फीवर, फिर नीचे आया 2 डिग्री तक, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर 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 आ गया। फीवर है लेकिन क्या होता है कभी कम कभी ज़्यादा कभी कम, तो इस कंडीशन क्या बोलते हैं, जिग जैग बोलते हैं। क्या ये कंडीशन क्या होता है, जिग जैग, ठीक है, जिग जैग जो फीवर को क्या बोलते हैं, जिसमें 2 डिग्री का क्या हो गया अल्ट्रेशन होता है, 2 डिग्री सेल्सियस का अल्ट्रेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, रेमिनेंट फीवर। आया वो क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिलैप्सिंग, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। रिलैप्सिंग फीवर क्या होता है, रिलैप्सिंग फीवर के बारे में बता दे रहा हूँ। शॉर्ट फेब्राइल पीरियड ऑफ द फ्यू डेज आर इंटर स्पास्ड विद द पीरियड ऑफ द 1 to 2 days ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर कहने का मतलब ये है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसका, रिलैप्सिंग फीवर का शॉर्ट फेब्राइल बोला है। मान लो ये फीवर यहाँ से चालू हो गया, फर्स्ट डे में चालू हो गया, कोई फीवर आ रहा है, फर्स्ट डे चालू हो रहा है, ये फीवर की कंडीशन फीवर लिख दे रहा हूँ ना, ये फीवर फर्स्ट डे में आ रहा है। उसके बाद क्या बोला है, शॉर्ट फेब्राइल पीरियड, अचानक से आया और ये क्या अचानक से फिर क्या हो गया, बढ़ गया, फिर कम हो गया, और फिर अचानक से और ज़्यादा बढ़ गया, फिर कम हो गया, ठीक है। और फिर बोला है ऑफ द फ्यू डेज, तो ये सेकेंड डे में फिर वही चल रहा है, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, फ्यू डेज आर द इंटरप्रिटेशन विद द पीरियड ऑफ 1 to 2 days। उसके बाद क्या होता है, ये अचानक से बढ़ गया और फिर यहाँ होता है नॉर्मल, थर्ड डे में क्या हो गया नॉर्मल, ठीक है, थर्ड डे में नॉर्मल, और ये क्या हो गया फिर फोर्थ डे में, ये क्या हो गया फोर्थ डे में क्या हो गया, फिर अचानक आया फीवर और सडन से क्या हो गया, फिर ये फेब्राइल करने लगा। फेब्राइल मतलब एकदम, मतलब बोला जाए तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने से अचानक से शरीर में एक कंपन आ जाती है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, रिलैप्सिंग फीवर। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, इंटरमीडिएट रेमिनेंट और रिलैप्सिंग फीवर क्या होता है। इंटरमीडिएट फीवर मतलब एक टाइम इंटरवल के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद जो एक रेगुलर इंटरवल में जो फीवर आता है कॉन्स्टेंटली, ठीक है, मतलब आज आया फीवर, कल नहीं आया, फिर तीसरा दिन आया, तीसरा दिन में क्या होता है, तीसरा दिन आने के बाद जो सेम फीवर आया था वो टाइम ड्यूरेशन सेम आएगा, ना बढ़ा हुआ आएगा ना कम हुआ आएगा, बस अल्ट्रेशन में क्या होगा, वो अल्ट्रेशन में वो फीवर सेम कंडीशन में आएगा, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इंटरमिटेंट फीवर बोलते हैं। दूसरा है रेमिनेंट फीवर। रेमिनेंट फीवर किसको बोलते हैं, रेमिनेंट फीवर में बताया हूँ जिगजैग कंडीशन में आएगा और 2 डिग्री सेल्सियस का उसमें क्या होगा, हमारा चेंजेस आएगा, ऊपर नीचे होगा, कभी कम कभी ज़्यादा, उस कंडीशन रेमिनेंट फीवर बोलते हैं। तीसरा रिलैप्सिंग फीवर क्या बोलता है, रिलैप्सिंग फीवर के बारे में बता रहा हूँ। शॉर्ट फेब्राइल पीरियड, देखो इंटरमिटेंट और रिलैप्सिंग हमको सेम लगेगा, लेकिन इंटरमिटेंट में क्या है, फर्स्ट डे आया उसी कंडीशन में आया और एक दिन गैप होके तीसरे दिन में क्या हुआ, सेम कंडीशन में आ रहा है, ठीक है। लेकिन रिलैप्सिंग फीवर में क्या हो रहा है, फीवर तो आ रहा है लेकिन अचानक से सडन बढ़ जा रहा है, फेब्राइल कंपन हो रहा है बॉडी में, फिर क्या होता है 1-2 दिन क्या होता है नॉर्मल आ जाता है बॉडी सरफेस, उसके बाद फिर से आया, फिर वो अचानक से बढ़ गया, तो दोनों में समझ आया, इसमें कांस्टेंट बना रहता है, इसमें क्या होता है अचानक से फेब्राइल कंडीशन आ जाता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। ये फोर्थ कंडीशन है कांस्टेंट फीवर। कांस्टेंट फीवर मतलब जिसका बॉडी टेम्परेचर उतने ही बना रहता है लगातार फीवर, समझ आया। जैसे कि किस में आ सकता है, टाइफाइड में आ सकता है, टाइफाइड में लगातार फीवर हो, मलेरिया में आ सकता है, क्या मलेरिया, समझ आया, मलेरिया में आ जाएगा। तो ये टाइप्स ऑफ क्या है, हमारा फीवर है, टाइप्स ऑफ क्या है, फीवर है। इस टाइप के आते हैं, किसी को समझ नहीं आएगा, डाउट होगा तो फिर से क्लियर कर देंगे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट क्या देते हैं,
फैक्टर अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर, कौन कौन से फैक्टर है जो बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट करता है। ठीक है, एज ग्रुप की बात करते हैं, एज ग्रुप की बात करते हैं। एज ग्रुप में कौन से फैक्टर है हमारा बॉडी टेम्परेचर जिसमें अल्टरनेट होते रहता है फैक्टर। ठीक है, तो एज ग्रुप देखते हैं, चाइल्ड में देखते हैं, चाइल्ड में और अडल्ट में। ठीक है, चाइल्ड में हाइपोथर्मिया की कंडीशन ज़्यादा अराइज होता है। इसका कॉजेज़ क्या हो सकता है हाइपोथर्मिया का? हाइपोथर्मिया कॉजेज़ हो सकता है उसमें फैट टिश्यू बना नहीं रहता है ज़्यादा। तो फैट टिश्यू क्या होता है, फैट जो हमारा फैटी टिश्यू रहता है, फैटी टिश्यू में टेम्परेचर बढ़ा हुआ ज़्यादा रहता है। तो फैटी पेशेंट को देखो या फैटी एडल्ट या फैट मेन को देखते हैं, तो अगर उसमें फैट ज़्यादा रहेगा तो उसका बॉडी टेम्परेचर राइज होगा, क्योंकि फैट क्या है हमारा एनर्जी है, और एनर्जी क्या करेगा हमारा बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देगा। एडल्ट में चाइल्ड के अपेक्षा इसमें हमारा पायरेक्सिया ज़्यादा होता है, पायरेक्सिया, हाइपर पायरेक्सिया है ना, हाइपर पायरेक्सिया। और ओल्ड एज में भी सेम कंडीशन हो सकता है, पायरेक्सिया, या फिर इसमें बच्चे के जैसे हाइपोथर्मिया ज़्यादा होता है, क्योंकि इन लोगों में भी फैट टिश्यू का कम रहता है, इसलिए दोनों एज फैक्टर को बहुत अफेक्ट करता है। तो डायरेनल वेरिएशन मतलब है ये होता है सर्काडियन रिदम मतलब जैसे ही हार्ट रेट, अगर हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, हार्ट रेट बढ़ने से क्या होता है टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, क्योंकि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हार्ट रेट क्या होता है बढ़ने से सिस्टेमिक सर्कुलेशन हमारा क्या होता है फ्लो में आ जाता है, पूरे बॉडी में ब्लड जाने लगता है। उस कंडीशन में क्या होता है ब्लड के साथ टिश्यू काम करने लगता है, टिश्यू फंक्शन होगा तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज करने से हमारा बॉडी सेल्स होता है, सेल्स का मेटाबॉलिज्म क्या होता है बढ़ने लगता है, क्या मेटाबॉलिज्म बढ़ने लगता है। उससे क्या करता है हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। हार्मोनल चेंज, हार्मोनल के बढ़ने से बॉडी टेम्परेचर बढ़ते हैं, जैसे कि मान लो ADR, जैसे कि मान लो और कॉर्टिकोस्टेरॉइड या फिर हमारा है थायराइड हो गया, है ना। जिससे क्या होता है इनके इंक्रीज होने से क्या होता है हमारा हार्मोन के बढ़ने से क्या होता है बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। स्ट्रेस लेने से अगर हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है तो ये क्या करता है, ये मान लो स्ट्रेस बढ़ने से क्या होता है, ये एक सेंटर को स्टिमुलेट करता है, हाइपोथैलेमस हमारा क्या करता है बॉडी ये कहता है बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है बढ़ा देता है। ठीक है, इंक्रीज टेम्परेचर। नेक्स्ट क्या इन्वायरमेंट, अगर हीट इन्वायरमेंट रहेगा तो हमारा बॉडी में कंडक्शन के थ्रू, कंडक्शन मतलब जैसे हीट हो, इवेपोरेशन बोल सकते हैं, कंडक्शन होती है, अलग अलग होता है, उसके बारे में आगे स्टडी कर लेंगे। इन्वायरमेंट अगर हमारा हीट रहेगा तो उससे क्या होगा बॉडी सरफेस में एयर जब पड़ेगा तो वो भी बॉडी हीट हो जाएगा। तो ये हमारा फैक्टर है। फैक्टर कौन से फैक्टर हमारा अफेक्ट करता है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है साइट टू मेजरमेंट टेम्परेचर। साइट कौन कौन से होते हैं, एक ओरल हो सकता है, बता दें शुरू में ही, ओरल हो सकता है, और क्या हो सकता है रेक्टल हो सकता है, और कौन कौन से हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं ओरल हो सकता है, रेक्टम हो सकता है, एक्जिलरी हो सकता है, टिम्पैनिक मतलब हमारा कान के बीच, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में लेते हैं, कान के हमारा ये सरफेस एरिया में क्या होता है प्लेस करते हैं, और क्या करते हैं हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से क्या होता है मेजरमेंट करते हैं। ये पीडियाट्रिक में होता है। देखो एक्जिलरी हम यूज कर सकते हैं, एक्जिलरी आर्म सरफेस में लेते हैं। रेक्टल है बॉडी का मेन एक्यूरेट प्रोवाइड करने वाला हमारा रेक्टल है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन अराइज होते हैं, जैसे कि बता दे रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे रेक्टल एरिया है, ये मोस्ट कॉमन एक्यूरेट टेम्परेचर हमारा रेक्टल टेम्परेचर बताता है। ओरल हमारा नॉर्मल यूज होने वाला बॉडी टेम्परेचर, कॉमन एक्सिलरी है अंडर आर्म में यूज होता है। उससे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमारा का किस में होता है ईयर में होता है, ईयर सरफेस। ठीक है, ठीक। फिर ये क्या थर्मामीटर हमारा क्या एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारा क्या होता है बॉडी टेम्परेचर को मेजरमेंट करता है। ठीक है, ये हमारा थर्मामीटर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
ओरल टेम्परेचर के बारे में बताया, आप तो थोड़ा उसका शॉर्ट समराइज करेंगे, ठीक है। ऑब्टेन बाय पुटिंग द थर्मामीटर अंदर टंग, टंग के अंदर अगर हम पुट करते हैं तो हमारा वो क्या होता है, टंग के अंदर प्लेसमेंट करेंगे, ये हमारे टंग के अंदर में, टंग के अंदर में अगर प्लेसमेंट करेंगे तो कहाँ से, वहाँ से क्या मिलेगा हमारा, ये हमारा मिलेगा नॉर्मल जो ओरल टेम्परेचर, वो हमारा क्या होगा वहाँ से पता चलेगा। ये करते 0.65 डिग्री लेस देन रेक्टल टेम्परेचर। बोलने का मतलब यह है मोस्ट एक्यूरेट यूज होने वाला क्या होता है हमारा रेक्टल, ठीक है, रेक्टल टेम्परेचर। तो रेक्टल टेम्परेचर से अगर कंपेयर किया जाए तो हमारा ये 0.65 या 1 डिग्री सेल्सियस, 0.65 से 1 डिग्री सेल्सियस, अगर कितना डिफरेंट बोलेगा तो 1 डिग्री मोस्ट यूज होने वाला चीज़ है। तो इस डिफरेंट की बात करें तो इसमें राइट आंसर जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस। तो रेक्टल टेम्परेचर के कंपेरिजन में अगर हम ओरल टेम्परेचर की बात करें तो क्या करना है, हमारा 1 डिग्री कम बताना। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए ओरल टेम्परेचर कितना आ गया, 100 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल आ गया, तो ठीक है। तो हम ये एक्यूरेट टेम्परेचर नहीं है, इसमें क्या करना है हमको 1 डिग्री घटा के 99 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ये 1 डिग्री क्या करना है फ़ारेनहाइट हमको क्या करना है, माइनस करना है, तब जाकर वो एक्यूरेट माना जाएगा, ठीक है। अगर सेल्सियस में बात करें तो ये 0.6 डिग्री सेल्सियस का माइनस होगा, और फ़ारेनहाइट में बात करें तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना माइनस करेंगे तो एक्यूरेट टेम्परेचर हमारा शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया है यहाँ पे 0.6 डिग्री ग्रेटर देन एक्सिलरी टेम्परेचर, ठीक है। एक्सिलरी टेम्परेचर मैं बताता हूँ इसको नॉर्मली, हमारा कहते मान लो ये है रेक्टल हमारा मोस्ट कॉमन यूज होने वाला टेम्परेचर है। मान लो इसका नॉर्मल 98.6 डिग्री इसका नॉर्मल अगर टेम्परेचर आ गया, तो जब ओरल से लेंगे, ये ओरल हो गया, तो ओरल में क्या करेंगे हम 1 डिग्री क्या करेंगे माइनस, यहाँ से क्या करेंगे नॉर्मल क्या करेंगे 1 डिग्री क्या होगा माइनस करेंगे, ठीक है। तब जाके 1 डिग्री नॉर्मल वैल्यू से माइनस करेंगे, तब जाके वो हमारा क्या होगा नॉर्मल वैल्यू होगा। जैसे कि इसमें 98.6 है तो इसमें 97.6 होगा फ़ारेनहाइट, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करते हैं एक्जिला क्योंकि मॉइस्ट एरिया है, एक्जिला में लेने से मॉइस्ट एरिया बना रहता है, तो वहाँ का थोड़ा हाइपोथर्मिया टाइप का रहता है, मतलब वहाँ पे एक्जिला की वजह से मॉइस्ट बनता है तो कम टेम्परेचर रहता है। तो वहाँ 1 डिग्री क्या करना है हमको, 1 डिग्री बढ़ाना है। जैसे यहाँ नॉर्मल कितना 98.6 है, तो यहाँ पे 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट करेंगे तो क्या होगा, ये नॉर्मल टेम्परेचर में आएगा, ठीक है। उसी को बोले हैं लीव 3 to 5 मिनट। अगर हम कोई भी टेम्परेचर ले रहे हैं तो हम अचानक से उतना कम वैल्यू नहीं आएगा, उसको 3 से 5 मिनट में उस एरिया में छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद ये बोला गया है मोस्ट कॉमन साइड टेम्परेचर है हमारा कौन सा है, इनकन्वीनियंट फॉर कहाँ, जैसे कहाँ पेशेंट का क्या हो सकता है, इनकन्वीनियंट हो सकता है टेम्परेचर। जैसे पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया तो वहाँ इनकन्वीनियंट हो सकता है, इन्फेंट चिल्ड्रन में इनकन्वीनियंट हो सकता है, उसको लेने में दिक्कत हो सकता है टेम्परेचर। इन लोग का एक्यूरेट आ भी सकता है, नहीं आ भी सकता है, तो वो उसके कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग लेते हैं। इसलिए बोला है इनकन्वीनियंट पेशेंट में कौन कौन से लोग आते हैं जिसका टेम्परेचर लेने में दिक्कत हो सकता है। अनकॉन्शियस पेशेंट हो गया, इन्फेंट हो सकता है, चिल्ड्रन हो सकता है, पेशेंट विद अल्सर और सोर ऑफ द माउथ, मुंह में, क्योंकि मुंह में हम ओरल टेम्परेचर प्लेस करते हैं, लेकिन मुंह में अगर अल्सर होगा तो वो भी दिक्कत हो सकता है, ठीक है। जिसको परसिस्टेंट कफ आ सकता है तो वहाँ पे क्या हो सकता है टेम्परेचर प्रॉपर नहीं आएगा। तो ये सब क्या है हमारा इनकन्वीनियंट की कंडीशन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है एडवांटेज। क्या एडवांटेज इसका है, इजी एक्सेस और पेशेंट कंफर्ट। इसमें टेम्परेचर इजी एक्सेस क्यों बोला है, क्योंकि हम नॉर्मली अगर पेशेंट लेटर आएगा और एक्सिलरी एरिया में हम एक इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर को प्लेस कर लेंगे और उसमें कुछ नहीं करना, 2 से 3 मिनट हम वेट करके उसमें क्या नॉर्मल टेम्परेचर को हम क्या कर सकते हैं मेजरमेंट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है इट इज़ कैन लीड टू फॉल्स रीडिंग। फॉल्स रीडिंग में बताया कौन से कैसे फॉल्स रीडिंग आ सकता है। बच्चे अगर इधर उधर किए, मान लो माउथ अल्सर है तो उसमें क्या हो सकता है फॉल्स रीडिंग आ सकता है। और अगर पर्सन हैड हॉट एंड कोल्ड फूड ले रहे हैं तो हॉट एंड कोल्ड फूड, हॉट होने से अगर ऑलरेडी पेशेंट का बॉडी हॉट है तो उसके अकॉर्डिंग बॉडी सरफेस का जो टेम्परेचर हॉट होने से, टेम्परेचर लेने से और हॉट आएगा। कोल्ड, वैसे ही कोल्ड फूड खा रहे हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक कर रहे हैं, ठीक है,
और नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक करने के बाद हम क्या करते हैं, अंडर टंग में हमारा थर्मामीटर प्लेस करते हैं, तो उससे क्या हो सकता है, उससे हमारा क्या हो सकता है, कोल्ड होने से कोल्ड ही रीडिंग आ सकता है, तो वो भी फैक्टर हमारा डिसएडवांटेज में आता है। स्मोक्ड है, स्मोक्ड अगर कोई पेशेंट स्मोक कर रहा है तो स्मोक की वजह से हॉट हो जाता है, तो एरिया हॉट ही रहता है, माउथ से करते हैं स्मोक, तो उस एरिया को हॉट की वजह से क्या करना है, हमको एटलीस्ट 10 से 15 मिनट वेट करना है, फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम टेम्परेचर ले सकते हैं, तो फिर उसका एक्यूरेट रीडिंग आएगा। नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन। कौन कौन से पेशेंट का कॉन्ट्राइंडिकेशन है जिसको हम क्या करते हैं, थर्मामीटर प्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं, तो कौन कौन से पेशेंट है, पेशेंट कैन नॉट फॉलो इंस्ट्रक्शन कीप देयर माउथ क्लोज, अगर कोई पेशेंट है मुंह को बंद रखते हैं तो उससे नहीं आएगा। दूसरा है 7 साल से कम वाले बच्चे के उसका सेंस ऑर्गन डेवलप नहीं हो रहेगा, तो क्या करेगा, प्रॉपर तरीके से प्लेसमेंट नहीं करेगा थर्मामीटर, तो उसके वजह से क्या आ सकता है हमारा, उसके वजह से फॉल्स रीडिंग आ सकता है। एपिलेप्टिकस कहने का मतलब है किसी पेशेंट को सीजर आ गया, सीजर आने की कंडीशन में क्या हो सकता है, और पेशेंट मेंटल इलनेस है, तो क्या कर सकते हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट कर सकता है। सीजर आने से क्या होता है, इधर उधर डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या होगा, उससे क्या फॉल्स रीडिंग आ सकता है। अनकॉन्शियस पेशेंट में उसको तो अनकॉन्शियस तो कॉन्शियस नहीं है, तो उस पेशेंट को हम अगर टेम्परेचर लेंगे तो उसमें क्या हो सकता है, क्या आ सकता है, अल्ट्रेशन आ सकता है, तो ऐसे पेशेंट का कोई मतलब नहीं है लेने का, उसके लिए रेक्टल टेम्परेचर यूज करते हैं, प्लेसमेंट मॉनिटर के थ्रू रेक्टल प्रोब डाल देते हैं और फिर वो एक्यूरेट टेम्परेचर बताता है, ठीक है। ओरल टेम्परेचर इसके लिए सेटिस्फाइड नहीं है अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए। नेक्स्ट इज क्लाइंडेसिंग O2। क्लाइंडेसिंग O2 के लिए क्यों, क्योंकि कॉइल मान लो O2 ये इनहेल कर रहा है, मॉइस्ट एरिया है, और नाक से और माउथ जो नेजल मास्क है उससे लगाते हैं। नेजल मास्क लगाने से क्या होता है, वो मॉइस्ट एयर रहता है, और मान लो हॉट एयर रहता है तो उससे क्या होता है, रीडिंग फॉल्स आ सकते हैं। अगर हॉट होगा तो हॉट तरीके से टेम्परेचर बढ़ा हुआ आएगा, और फिर उसका अगर वो कोल्ड रहेगा तो कोल्ड की वजह से क्या होगा, हाइपोथर्मिया शो होगा, ठीक है, रीडिंग फॉल्स आएगा। क्लाइंट विद परसिस्टेंट कफ, अगर कफ आ रहा है तो कफ में प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं आएगा, तो उसकी वजह से रीडिंग फॉल होगा। अनकोऑपरेटिव एंड सीवियर पेन है तो उसका भी कोई मतलब नहीं है, पेन की वजह से वो डिस्प्लेसमेंट करेगा। सर्जिकल ऑफ द माउथ सर्जरी, तो माउथ से लेंगे तो फिर सर्जरी हो रहेगा तो वहाँ से नहीं आएगा एक्यूरेट। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होने का मतलब ये है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो इंसान मुँह से एयर लेगा, मतलब वो गैसेस सेक्शन माउथ से अगर करेगा तो वहाँ से एयर हो सकता है हॉट और कोल्ड हो, और फिर ओपन माउथ रहेगा तो उससे क्या हो सकता है, टेम्परेचर एक्यूरेट नहीं आएगा। एक पेशेंट इज नेजल और गैस्ट्रिक लवास ट्यूब प्लेस, इससे भी हमारा दिक्कत करेगा। गैस्ट्रिक ट्यूब्स लगा है, गैस्ट्रिक ट्यूब क्या होता है, एक ट्यूब है जो हमारा गैस्ट्रिक ओरल से फीडिंग के लिए पेट में लगते हैं, या फिर नेजल से फीडिंग के लिए क्या होता है, पेट में लग जाता है, जिसको बोलते हैं ओरो और नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। तो ऐसे कंडीशन में भी क्या हो सकता है, उस पेशेंट के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकता है, उसका टेम्परेचर नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे पेशेंट के लिए हम रेक्टल टेम्परेचर ही यूज करते हैं, रेक्टल प्रोब लगा के रेक्टम एरिया में, उससे हमारा क्या होता है, कोर बॉडी सरफेस टेम्परेचर हम एक्यूरेट मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन के बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो हमारा रेक्टल टेम्परेचर के बारे में बताया हूँ, इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। ये रेक्टल टेम्परेचर वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका इंसर्शन बताया है, इंसर्शन द थर्मामीटर इनटू द रेक्टल एरिया। अभी बताएं कि रेक्टल एरिया में हम क्या करते हैं, एक्यूरेट अगर बॉडी टेम्परेचर हमको क्या करना है चाहिए, तो हमारा रेक्टल एरिया ही मोस्ट सूटेबल साइट्स है, ठीक है। तो ये हमारा मोस्ट एक्यूरेट होने वाला, एक्यूरेट अगर रीडिंग चाहिए, तो हमारा ये क्या होगा, ये रेक्टल टेम्परेचर हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये बोल दिया है रिलायबल मेजरमेंट और रिफ्लेक्ट द कोर बॉडी टेम्परेचर। ये बोला हूँ कोर बॉडी टेम्परेचर को ये दर्शाएगा, क्योंकि ये हमारा रेक्टल प्रोब के थ्रू रेक्टम एरिया में इंसर्शन करते हैं, और रेक्टम एरिया इंसर्शन के बाद वो इंटरनल ऑर्गन का टेम्परेचर बताएगा। होल्ड द थर्मामीटर इन द प्लेस फॉर 3 से 5 मिनट, इसको पकड़ना है। उसके बाद क्या करना है, मोस्ट एक्यूरेट अभी बता दिया, मोस्ट एक्यूरेट है, मोस्ट रिलायबल है। उसके बाद ये है 1 डिग्री सेल्सियस ऊपर ही बताएगा, मैं पहले ही बताया हूँ
कि ये नॉर्मल टेम्परेचर, क्योंकि ये इसमें हॉट बॉडी जो बोला जाता है ब्लड सप्लाई है वो रेक्टल एरिया में होता है, जेनाइटल एरिया में होता है, तो उसके वजह से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, बढ़ा हुआ बताएगा। ठीक है, तो दूसरे ओरल और एक्जिला के कंपेरिजन में 1 डिग्री इसमें बढ़ा के टेम्परेचर हमारा क्या होगा, बढ़ा के ही एक्यूरेट माना जाएगा। समझ आया। नेक्स्ट हमारा बोलता है डिसएडवांटेज क्या क्या है। इंजरी टू रेक्टम, रेक्टर में मान लो इंजरी है, फिशर्स है, हेमाटोमा है, तो हमको क्या करना है, उस एरिया में क्या करना है, टेम्परेचर नहीं ले सकते, नहीं तो उसको और पैनिक हो जाएगा, डायरिया कंडीशन है। ठीक है, फिशर्स है, फिशर मतलब रेक्टल एरिया का क्या होता है, छिल जाना, फिर उससे क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगता है, तो वो क्या होता है, इससे क्या होता है, ये हमारा क्या है डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करना है, हमको क्या करना है, इस कंडीशन में हमको इस कंडीशन में क्या होता है, रेक्टल टेम्परेचर लेना ही नहीं है। कॉन्ट्राइंडिकेशन और क्या हो सकता है, रेक्टल पेरिनियल सर्जरी हो सकता है, फिशल इन्फेक्शन मतलब फीकल वहाँ पे फंसा हुआ रहता है, फीकल मटेरियल फंसा हुआ रहता है। रेक्टल इन्फेक्शन है तो नहीं लेना है, रेक्टल इन्फेक्शन ठीक है सेम। न्यू बॉर्न इन्फेंट है तो उस एरिया में नहीं लेना है। न्यू बॉर्न इन्फेंट के लिए टिम्पैनिक बोले तो कोर सरफेस, ये वाला हमारा ना जो सरफेस टिम्पैनिक वाला जो टेम्परेचर थर्मामीटर होता है वो यूज होता है इन्फेंट में। ठीक, नेक्स्ट एक्सिलरी टेम्परेचर की बात करूँ, इट इज़ ए सेफ एंड नॉन इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव करने का मतलब ये है कोई स्टाइल प्रोसीजर नहीं है, एक्जिला में प्लेस करो और वहाँ से क्या होता है, टेम्परेचर हमको वहाँ से मिल जाता है, टेम्परेचर मिल जाता है। उसके बाद बोला है इट इज़ रिकमेंडेड फॉर द इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। डिसएडवांटेज बच्चे में मैं बार बार बता रहा हूँ कि हमारा क्या है, रिकमेंडेड फॉर द इन्फेंट एंड चिल्ड्रन के लिए हमारा बॉडी मान लो यहाँ पे प्लेस कर दो और नॉर्मली कुछ समय तक होल्ड कर दो, फिर ये इसलिए बोला है कि ये सेफ मेथड है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज यहाँ लॉन्ग रेंज 5 से 10 मिनट रखना पड़ता है, क्योंकि बॉडी की जो एक्सिलरी एरिया रहता है वो क्या होता है, हमारा मॉइस्ट होता है, तो मॉइस्ट की वजह से 5 से 10 मिनट इसका थोड़ा टाइम ज़्यादा टेकन लेते हैं। ठीक है, लेस एक्यूरेट है एंड इट इज़ नॉट क्लोज टू मेजर वेजल्स। ब्लड वेजल्स हमारा क्या है, यहाँ पे बड़ा मेजर ब्लड वेजल सप्लाई नहीं रहता, जिसकी वजह से वहाँ क्या रहता है, कोल्डेस्ट रहता है, मॉइस्ट रहता है, तो क्या है, लेस एक्यूरेट है, इसलिए बोला है लेस एक्यूरेट। और क्या बोला है, इस कंसीडर द लिस्ट एक्यूरेट एंड लिस्ट रिलायबल, सेम वही बता दिया हूँ। देन क्या बोलता है, इट इज़ द रूट ऑफ चॉइस इन पेशेंट दैट कैन नॉट हैव देयर टेम्परेचर मेजर्ड बाय द अदर रूट। जब कोई भी साइड से अगर मेज़र नहीं कर सकते, जब हमारा दूसरा साइड्स बोला जाए तो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज रहते हैं, तो क्या करते हैं, ये इस हमारा जो एक्सिलरी टेम्परेचर है फिर वो हमारे लिए सेफ मेथड हो जाता है टेम्परेचर के लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट है टिम्पैनिक टेम्परेचर, प्लेस इनटू द क्लाइंट आउटर ईयर कैनाल। अभी बोला हूँ कि टिम्पैनिक होता है आउटर ईयर कैनाल में, यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, प्लेस सरफेस यहाँ पे। उसके बाद क्या करते हैं, वो हमारा रीडिंग बता देता है। इट इज़ रेडली एक्सेसिबल एंड परमिट रैपिड टेम्परेचर रीडिंग इन पीडियाट्रिक। अभी बताया हूँ मैं कि पीडियाट्रिक में होने वाले बच्चे सबसे जो पीडियाट्रिक मतलब एज ग्रुप होता है 0 से लेके हमारा 1 ईयर तक का, वो क्या बोलते हैं, उसको पीडियाट्रिक बोलते हैं। तो उस पीडियाट्रिक में क्या होता है, ये यूज होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाला। अंडरस्टूड। देन हमारा इट इज़ वेरी फास्ट मेथड होता है, 1 से 2 सेकंड के लिए। हमारा जैसे ही प्लेसमेंट करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, तुरंत का तुरंत हमारा रीडिंग आउट कर देते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज बोला जाता है इट में बी अनकम्फर्टेबल, इन्वॉल्व रिस्क फॉर इंजुरी इन द मेम्ब्रेन। कभी कभी होता है कोर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टेम्परेचर आता है एक, ठीक है, उसको क्या करते हैं, जैसे ये हमारा ईयर कैनाल है उसके अंदर प्लेस करते हैं, हल्का सा थोड़ा सा सरफेस में ही प्लेस करते हैं, तो फिर मान लेते पीडियाट्रिक है, क्योंकि सेंसेशन ज़्यादा होने से क्या हो, इधर उधर कर सकते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा रीडिंग क्या होता है, अनकम्फर्टेबल और अनकम्फर्टेबल होने के साथ साथ इंजरी का भी रिस्क हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए बोले हैं। और क्या हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ सेरुमन वैक्स बोला जाए तो यहाँ पे वेस्ट मटेरियल, मान लो वेस्ट ईयर कैनाल में भरा है तो उसका रीडिंग प्रॉपर नहीं होगा, तो इसलिए वैसे कंडीशन में क्या करना है हमको, क्या करना है, उस टेम्परेचर नहीं लेना है, क्योंकि उस डिसएडवांटेज होगा। नेक्स्ट है राइट एंड लेफ्ट मेजरमेंट में डिफर। राइट एंड लेफ्ट मेजरमेंट कहने का मतलब ये है, दोनों साइड का जो कान अगर यूज करेंगे तो उसका रीडिंग क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, किसी एक साइड को पकड़ना है और उसका ही क्या करना है, टेम्परेचर को हमको
हमको क्या करना है, एक ही साइड के टेम्परेचर को हमको लेना है जो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का वो रीडिंग होगा, ठीक है। दोनों ईयर साइड का हमको यूज नहीं करना है क्योंकि उसका क्या रीडिंग डिफरेंट आएगा। नेक्स्ट ये देखिए मैं बता रहा था ये वाला, ये कोर, ये वाला हमारा, अभी मैं कोर वाला बता रहा था कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये कोर, ये हमारा ईयर कैनाल में हमारा क्या किया प्लेस किए हैं थोड़ा सा। और ये भी एक टिम्पैनिक वाला है, टिम्पैनिक बॉडी टेम्परेचर असेसमेंट करता है, लेकिन ये कोर एरिया, कोर मतलब अंदर घुसा के, तो इससे क्या होता है, इधर मान लो इधर उधर किया तो यहाँ पे इंजरी हो सकता है, ठीक है, इंजरी हो सकता है। तो इसके वजह से फॉल्स रीडिंग के साथ साथ क्या होता है, रिस्क भी रहता है, ठीक। तो हमको क्या करना है, इसको हमको ध्यान में रख कर यूज करना है, रिस्क है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रूट्स, इसका एक चार्ट बनाया है, कौन कौन से अभी जितना पढ़े हैं उसका, ये वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको हमको समझ गए होंगे तो हमको दिमाग में ध्यान में रखना है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये चार्ट। ओरल, टिम्पैनिक, रेक्टल, एक्सिलरी चारों के बारे में बता चुका हूँ। नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री और फ़ारेनहाइट दोनों में शो हुआ है। तो 98.6 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट हमारा नॉर्मल, फ़ारेनहाइट में बोल दिया जाए 37.0 नॉर्मल सेल्सियस में, ठीक है। वैसे टिम्पैनिक का भी हमारा, टिम्पैनिक और रेक्टल का दोनों का एक्यूरेट रहेगा, याद रखना, टिम्पैनिक और रेक्टल का दोनों का टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा, हायर में रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये हाईली ब्लड वेजल सप्लाई होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हॉट एरिया है। तो हॉट एरिया में क्या है, दोनों का हमारा जो टेम्परेचर वो सेम रहेगा। एक्सिलरी की बात करते हैं तो इसमें 1 डिग्री कम रहेगा, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसमें क्या रहेगा, 1 डिग्री क्या रहेगा, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है, इंडिकेटर कम, ऐसे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बोले तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या रहेगा हमारा, क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। सेल्सियस में, ठीक है, सेल्सियस में भी आगे पीछे पढ़े हुए हैं, लेकिन हमारे पास 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इसमें क्या रहेगा, इसमें क्या रहेगा, इसमें कम रहेगा, इसमें 1 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो दोनों को हमको कम करना है, जिसका रीडिंग जो आ रहा है, तो ओरल में आएगा तो 1 डिग्री कम करना है, एक्सिलरी में आएगा 1 डिग्री ज़्यादा करना है। क्यों करना है मैं बता दिया पहले, ठीक है। रूट्स कौन कौन से दिया है, कौन कौन से साइड्स दिया है रूट का साइड, तो ये माउथ से लेंगे, टिम्पैनिक ईयर से लेंगे, रेक्टल है रेक्टम एरिया से लेंगे, एक्सिलरी आर्म पिट बोला था, अंडर आर्म में, ठीक है। तो ये चार्ट हमको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं क्वेश्चन जैसे अराइज करूँगा तो फिर हमको आंसर ही पता होना चाहिए, लेकिन ध्यान में रखेंगे तो वो चीज़ हमको पता रहेगा। नेक्स्ट पहला टेम्परेचर होगा, दूसरा पल्स के बारे में पढ़ते हैं। पल्स इज अ वेव ऑफ द ब्लड क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, हार्ट पहले जानेंगे, हार्ट नहीं जानेंगे तो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल पता ही नहीं चलेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में जानकारी के लिए हमको हार्ट का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। छोटा सा देखते हैं, डायग्राम पे ध्यान मत दें, हमको रीडिंग पे ध्यान देना है, समझने में ध्यान देना, ठीक है। ये हमारा मान लो हार्ट का डायग्राम है, ठीक है, ये हार्ट का डायग्राम है, ठीक है। इसको बोलते हैं राइट आर्टरियम, क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं, शॉर्ट में लिखता हूँ राइट आर्टरियम, ये होता है राइट वेंट्रिकल, ठीक, सॉरी, राइट, एक साइड राइट रहेगा, एक साइड लेफ्ट रहेगा, ये है, ओके, ठीक है। ये हमारा हो गया राइट आर्टरियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये हमारा हो गया लेफ्ट आर्टरियम, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो इस एरिया का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड क्या होगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन से क्या होगा, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा। बॉडी में सिस्टेमिक सर्कुलेशन में यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होने से होता है, क्योंकि यहीं से ब्लड क्या होता है, फ्लो होकर क्या होता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, ठीक है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल होने से क्या होता है, फिर इधर का जो वेव ब्लड बनता है मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल, तो क्या उससे एक हमारा वेव बनता है, ब्लड का वेव बनता है, मतलब दार बनता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन से होने वाले वेव को पल्स बोलते हैं। समझ आया। पल्स रिफ्लेक्ट द हार्ट बीट, पल्स रिफ्लेक्ट द हार्ट बीट, ये बोला है, ये हार्ट बीट कितना होता है, नॉर्मल 72
बीट्स पर मिनट। तो क्या होता है, पल्स हमारा कहता है हार्ट बीट को चेंज करेगा, कम ज़्यादा करेगा, तो वो इसलिए रिफ्लेक्ट करता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रोक वॉल्यूम एंड द कंप्लायंस ऑफ द आर्टेरियल वॉल आर द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पल्स रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, 1 मिनट में जब हार्ट एक बार धड़कता, 1 मिनट में जब हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्शन होता है, उस कॉन्ट्रैक्शन से जब एक बार का जो ब्लड फ्लो क्या होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम समझ आया, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो क्या होता है वो, उससे क्या होता है फिर हमारा आर्टरी वाल भी इफेक्ट होता है, और क्या होता है दो और बोला है टू इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पल्स रेट। उससे क्या होता है फिर पल्स रेट में चेंजेज आता है। तो कौन कौन से 2 इंपॉर्टेंट हमारा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है पल्स रेट को, देखते हैं। पल्स रेट इज रेगुलेटेड बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है कि एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, एनएस बोलते हैं और पीएनएस बोलते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा 2 चीज़ आएगा, एक होता है ब्रेन, क्या होता है, एक ब्रेन आएगा, दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड आता है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, क्या होता है पैरासिम्पैथेटिक, क्या होता है पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या होता है, ये फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में अराइज होता है। फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन कहने का मतलब है जब लड़ाई झगड़ा होता है या फिर कोई ऐसा कंडीशन आता है जिससे हम क्या होते हैं, अवेयर हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, और एकदम सामने जो सिचुएशन आ रहा है उसको फेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में ये सिस्टम अराइज होता है, इसके सिस्टेमिक नर्वस सिस्टम अराइज होता है, ठीक है। तो और जैसे पीस एंड काम क्वाइट होते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अराइज होता है, ठीक है। ब्रेन का पार्ट है ना, ये सब पूरे हमारा क्या है, हमारा बोला जाए तो हमारा सब ओवरऑल ये क्या है, हमारा ब्रेन का पार्ट है ना, ठीक है। तो सिंपैथेटिक का इसलिए बोले हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आता है, ये हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रिफ्लेक्ट करेगा, तो फिर इससे क्या होगा, चेंजेस आएगा बहुत सारे। देन पेरिफेरल पल्स की बात करें, पेरिफेरल्स जो सेंट्रल 2 प्रकार से होते हैं। पेरिफेरल पल्स की बात करें, पेरिफेरल पल्स जानते क्या होते हैं, इट इज़ अ पल्स लोकेशन इन द पेरिफेरल ऑफ द बॉडी, एग्जांपल इन द फुट। हमारा सेंट्रल क्या है, हमारा हार्ट के आसपास वाला है, पेरिफेरल का जो हमारा फुट के आसपास रिटर्न होता है, पेरिफेरल पल्स वहाँ बोलते हैं, ठीक है। तो उस पल्स को बोलते हैं पेरिफेरल पल्स बोलते हैं, जो फुट में जाकर सर्कुलेट होता है उसको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल पल्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसका अपाइकल पल्स है जो सेंट्रल पल्स बोलते हैं। 2 प्रकार से पल्स देखें, एक पेरिफेरल, सेंट्रल पल्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपाइकल पल्स, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड एट द अपेक्स ऑफ द हार्ट। अपेक्स ऑफ द हार्ट मतलब ये हमारा हार्ट में बनाया था, ये हमारा हार्ट है मान लो, तो ये हार्ट के हमारा अपेक्स पार्ट ये बोलते हैं। अपेक्स क्योंकि हार्ट उल्टा लटका रहता है, और बेस पार्ट ये है, ठीक है। बेस हमारा हार्ट उल्टा बनता है और अपेक्स पार्ट ये बोलते हैं। तो अपेक्स में ही हमारा पेरिफेरल पल्स फाइंड आउट होता है। दूसरा बोलते हैं पल्स रेट इज एक्सप्रेस इज अ बीट पर मिनट। इसको मेजरमेंट करने के लिए हमारा बीट्स पर मिनट बोलते हैं, शॉर्ट में बीपीएम बोलते हैं, और ये फुल में बीट्स से दर्शाए जाते हैं। डिफरेंट बिटवीन द पेरिफेरल पल्स अपाइकल पल्स को पल्स डेफिशिएंट बोलते हैं। पल्स डेफिशिएंट कितने हैं, ये पल्स डेफिशिएंट बराबर होता है हमारा अपाइकल पल्स माइनस पेरिफेरल पल्स, क्या पेरिफेरल पल्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं, पल्स डेफिसिट क्या होता है, पेरिफेरल तो अपाइकल पल्स और पेरिफेरल पल्स के डिफरेंट को क्या बोलते हैं, हम पल्स डेफिसिट बोलते हैं। नेक्स्ट पल्स, नॉर्मल पल्स ये होता है 60 से, नॉर्मल पल्स क्या होता है 60 से 100 बीट्स पर मिनट होते हैं। ये हमारा रीडिंग, इसको याद रखना है, नॉर्मल पल्स कितने होते हैं, ठीक है। नॉर्मल पल्स हमारा कितना है 60 to 90 बीट्स पर मिनट होते हैं, वैसे 72 मानते हैं, बट हमको अगर नॉर्मल रेंज में लेना है तो 60 to 100 बीट्स पर मिनट में लेना रहता है, ठीक है।
रिदमिक रेगुलारिटी इरेगुलारिटी दोनों के बारे में ये इसका रिदम होता है, हार्ट चलता है तो रिदम पता चलता है, हार्ट बीट, लब डब साउंड जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसका वॉल्यूम भी रहता है, कितना वॉल्यूम मतलब कितना कॉन्ट्रैक्शन से उसका स्ट्रोक वॉल्यूम जो बना है उसको बोलते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ द आर्टेरियल, कॉन्ट्रैक्शन होने से ब्लड सर्कुलेशन जाता है, ब्लड सर्कुलेशन से जो ब्लड वेजल्स रहता है वो इलास्टिसिटी रहता है, जितना ज़्यादा फोर्सफुली जाएगा वो स्ट्रेचेबल होगा, ठीक है। पल्स इज कॉमन असेस बाय द पाल्पेशन फीलिंग, पाल्पेशन मतलब छू के, पाल्पेशन मतलब छू के पल्स फील होता है। जैसे मान लो यहाँ पे पल्स साइट है, पल्स साइट बहुत सारा आगे पढ़ेंगे, पल्स तो छू के उसको हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम क्या करेंगे पता करेंगे कि पल्स क्या होता है, टच करने से कहाँ पे पल्स फील होता है, क्या तो इसलिए बोला है पाल्पेशन से पता चलता है। और ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन मतलब सुनकर तो स्टेथोस्कोप लगा के हम क्या करते हैं उसको सुनते हैं। तो दो चीज़ से पता चलता है पल्स, किससे किससे पता चलता है हमारा, एक पाल्पेशन से, दूसरा है ऑस्कल्टेशन से। नेक्स्ट फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है, एज ग्रुप करता है, एज ग्रुप के तो कौन कौन से एज ग्रुप है। एवरेज पल्स रेट ऑफ इन्फेंट रेंज, इन्फेंट में थोड़ा बढ़ जाता है, 100 to 160 बोला है, 100 to 160 मतलब इसको और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 120 to 160 लिख सकते हैं, 120 to 160 लिख सकते हैं, समझ आए। ओके, सेक्स की बात में, आफ्टर प्यूबर्टी द एवरेज मेल्स पल्स रेट इज स्लाइटली लोअर देन द फीमेल, फीमेल का पल्स रेट थोड़ा बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू द मेल। तो उसको बोले हमारा क्या, पल्स रेट क्या होता है फीमेल में बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू मेल, कब, एडल्ट एज में। ओके, नेक्स्ट क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसके बारे में बताएं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैसे हमारा क्या करता है, इफेक्ट डालता है हमारे पल्स रेट पे। तो स्टिमुलेट ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स रिजल्टिंग डिक्रीज द हार्ट पल्स रेट, इसके बारे में मैं बता ही दिया हूँ क्यों, कैसे, क्या करता है। ये देखो जैसे अभी बताया, ये पैरासिम्पैथेटिक की बात करते हैं, सिम्पैथेटिक, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हमारे क्या होता है, पीस एंड काम, इस कंडीशन में अराइज होता है। और ये कंडीशन जब अराइज होता है तो इंसान रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स होने के साथ हार्ट बीट को भी ये क्या करता है, कम कर देता है, ठीक है। हार्ट रेट कम कर देता है, तो क्या करता है हमारा हार्ट रेट को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, हार्ट रेट को कम कर देते हैं। नेक्स्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन ऑकर द रिस्पॉन्स ऑफ वेरियस स्टिमुलेशन इंक्लूडिंग पेन, एंजाइटी, एक्सरसाइज, फीवर, इंजेक्शन ऑफ द कैफिनेट बेवरेज और चेंज इन द इंट्रावेनस वॉल्यूम। बोलने का मतलब ये है, पेन, एंजाइटी, एक्सरसाइज करते हैं या फिर कोई ऐसा कंडीशन होता है जिस पे क्या होता है, हमारा पल्स रेट अचानक से बढ़ जाता है। पल्स रेट बढ़ता है तो क्या होता है, पल्स रेट बढ़ता है तो हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन का जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो स्टिमुलेशन हो जाता है। स्टिमुलेशन होते ही ये पूरा क्या रिस्पॉन्स करता है। इसलिए मैं पहले ही बताया था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, स्टिमुलेशन हार्ट रेट को स्टिमुलेट करते हैं और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, हार्ट रेट को कम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आता है हमारा, आगे आता है कंटिन्यूशन में एक्सरसाइज पल्स रेट को इंक्रीज होता है। फीवर, हमारा फीवर कंडीशन में हार्ट रेट बढ़ जाता है, वो बताए हैं। और हीट की कंडीशन में भी हार्ट रेट बढ़ जाता है, स्ट्रेस में भी हार्ट रेट बढ़ जाता है। इस पूरे कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है और इसकी वजह से हार्ट रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। पोजिशनिंग चेंजेस कहने का मतलब है सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोजीशन में हमारा ब्लड वेजल्स का सर्कुलेशन हमारा बढ़ते रहता है, बढ़ने से हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द वेनस ब्लड रिटर्न टू द हार्ट एंड सब इक्वेंट डिक्रीज इन बीपी इंक्रीज द हार्ट रेट, ठीक है। हार्ट रेट जैसे बढ़ता है तो वो क्या करता है, वेनस सर्कुलेशन को इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज करने से क्या होता है, ब्लड वेसल डायलेट होते हैं और क्या होता है उससे बीपी क्या होता है, बीपी तो डिक्रीज होता है, हार्ट रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। मेडिकेशन से और क्या मेडिकेशन जैसे कि हो गया डिजॉक्सिन, ये हार्ट फेलियर पेशेंट को दिया जाता है, डिजॉक्सिन से इससे बढ़ जाता है, ठीक है। डिजॉक्सिन देने से देखो कार्डियक मेडिकेशन सच एज डिजॉक्सिन डिक्रीज द हार्ट रेट, एक मिनट ना,
डिजॉक्सिन मेडिसिन देते हैं हार्ट रेट बढ़ा हुआ पेशेंट को, अगर डिजॉक्सिन देते हैं तो इसका साइड इफेक्ट से क्या होता है, हार्ट रेट को डिक्रीज कर देते हैं। मेडिकेशन दैट डिक्रीज इंट्रावेनस वॉल्यूम सच एज द डायवर्टिकुलाइटिस में इंक्रीज द पल्स रेट। मेडिकेशन देने से क्या होता है, ये डायवर्टिकुलाइटिस की बात करते हैं। डायवर्टिकुलाइटिस एक हमारा क्या होता है, हमारा एक हमारा बोला तो जीआई ट्रैक्ट का एक बोला जाए तो प्रॉब्लम है। तो इससे क्या होता है, ये प्रॉब्लम के लिए हम मेडिकेशन देते हैं तो क्या होता है, इससे इंट्रावेनस जो पल्स रेट है वो बढ़ जाता है। एट्रोपिन भी देते हैं, तो एट्रोपिन क्या करता है, एट्रोपिन हमारे पल्सेस को बढ़ा देते हैं, ठीक है। इनहिबिट्स इम्पल्स, इनहिबिट इस साथ में रहेगा, सॉरी, इनहिबिट इम्पल्सेस टू द हार्ट फ्रॉम द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसको थोड़ा समझा देता हूँ। एट्रोपिन क्या करता है, ये हार्ट जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से चालू है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम क्या है, काम एंड पीस, शांति लाता है, ठीक है, नॉर्मल हार्ट बीट को लाता है। लेकिन क्या करता है, एट्रोपिन क्या करता है, इसको इनहिबिट कर देता है, इसको दबा देता है। इसके इनहिबिट होने से ब्लड सर्कुलेशन या पल्स रेट बढ़ जाता है, तो उसी को बोले हैं कि इसको दबा के हमारा क्या करते हैं, ये पल्स रेट को बढ़ा देता है। प्रोपेनॉल, ये बीटा एक प्रकार से प्रोपोनॉल एटिलोलॉल या बीटा ब्लॉकर ड्रग के रूप में यूज होता है। इससे क्या होता है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या कर देता है, ये हम उसको ब्लॉक कर देता है। उससे क्या रिजल्ट होता है, डिक्रीज हार्ट रेट असाइड्स फॉर मेजरिंग पल्स रेट, ठीक है। इसको यूज करने से क्या होता है, पल्स रेट, ये पल्स रेट को कम कर देता है। तो अलग अलग साइड पे अलग अलग वर्क कर रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, तो उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। नेक्स्ट, कैरोटिड पल्स कहाँ रहते हैं, कैरोटिड पल्स ये है, कैरोटिड पल्स ये है, यहाँ से हमारा क्या होता है, देखो इसके बारे में लिखा है, एट द साइड ऑफ द नेक बिलो द ट्यूब द ईयर, यहाँ को बोलते हैं कैरोटिड पल्स। यहाँ से पल्स छुओगे, कैरोटिड पल्स फील होता है। वेयर द कैरोटिड आर्टरी रन्स बिटवीन द ट्रैकिया एंड स्टर्नोक्लेइडोमास्टाइड मसल, स्टर्नम, ये स्टर्नोक्लेइडोमास्टाइड, यहाँ से स्टर्नोक्लेइडोमास्टाइड यहाँ जाता है, क्लेविकल मसल और स्टर्नम मसल है ना, इसके यहाँ पे छूने से बोल रहे हैं, वहीं को छूने से हमारा क्या होता है, कैरोटिड पल्स फील होते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर क्या है, द पल्स इज ट्रैक एंड टेम्परेचर बोन एरिया, टेम्पोरल के बारे में बताया है। तो ये साइड्स ऑफ पल्स बता रहे हैं, एक कैरोटिड यहाँ टच करने से फील होगा, दूसरा टेम्पोरल बोन पे छूने से पल्स होगा, यहाँ पे पल्स फील होता है। अपाइकल को बताया है, अपेक्स एरिया में हमारा, अपेक्स एरिया में क्या होगा, अपेक्स एरिया में पता चलेगा जहाँ पे, क्योंकि हार्ट हमारा क्या रहता है, अपोजिट साइड लटका रहता है लंग्स पे, ठीक है। तो अपेक्स नीचे वाला सरफेस को बोलेंगे, तो उस एरिया को हमारा अपाइकल पल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा यहाँ पे टच करने से, यहाँ पे अगर हम ऑस्कल टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे हार्ट बीट बदल चलता है, उसको बोलते हैं क्या, अपाइकल पल्स, ठीक है। उसके बारे में बताया है, एट द अपेक्स ऑफ द हार्ट में ये प्लेसमेंट रहता है, रूटीनली यूज्ड फॉर इन्फेंट के लिए हमारा, क्योंकि इन्फेंट में पता नहीं चलता पल्स रेट, तो हमारा इन्फेंट के लिए यूज होता है। और फिर चिल्ड्रन जिसका लेस देन से कम 3 ईयर से कम है, लेस देन, ठीक है। एडल्ट में हमारा लेफ्ट मिड क्लेविकल है हमारा, बोला जाए तो ये हमारा ये क्लेविकल लाइन, देखो ये क्लेविकल हो गया, अब मिड क्लेविकल मतलब निप्पल लाइन, ये मिड क्लेविकल, तो ये नियर बाय बिलो द निप्पल, 2 फिंगर बिलो द निप्पल हमारा यहाँ पे पता चलेगा अपाइकल पल्स, ठीक है। तो उसी को बोले हैं कि लेफ्ट मिड क्लेविकल लाइन, क्योंकि लेफ्ट साइड में हार्ट प्रेजेंट रहता है, वहाँ पे 4, 5, 6 इंटरकॉस्टल स्पेस में है। इंटरकॉस्टल मतलब लंग्स का जो रिप्स है, रिप्स तो कौन से रिप्स, 12 जो 7 रिप्स रहता है, तो 4, 5, 6 वहाँ पे हमारा अपेक्स रहता है, और अपेक्स में ही हमारा हार्ट प्लेसमेंट रहता है। तो उस एरिया में क्या कर सकते हैं, अपाइकल पल्स फील कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इज ब्रैकियल पल्स कहाँ फील होगा, ब्रैकियल हमारा फोर आर्म में होगा, दोनों हमारा फोर आर्म और डिस्टल आर्म दोनों के बीच यहाँ ब्रैकियल एरिया है, ब्रैकियल एरिया में हमारा क्या होगा, पल्स फील होगा, ठीक है। तो उस एरिया को बोले आर द इनर
एस्पेक्ट ऑफ द बाइसेप्स मसल ऑफ द आर्म और मीडियली इन द इंटरकोबाइटल स्पेस एल्बो एरिया इस एरिया को बोलते हैं। तो 2 फिंगर हमारा अब एंटीक्यूबाइटल फोसा इस एरिया को बोलते हैं, ये हमारा एंटीक्यूबाइटल फोसा हो गया, ये हमारा एंटीक्यूबाइटल फोसा हो गया। 2 फिंगर हमारा क्या करना है, इसके अब वो करना है और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमारा फिल करना है। फिल करने से क्या पता चल जाता है, ब्रेकियल पल्स। नेक्स्ट पल्स इज रेडियल पल्स। रेडियल पल्स हम डिस्टल एरिया में छूटते हैं। डिस्टल एरिया में हमारा देखिए रेडियल अंगूठे साइड का जो एरिया है ना हमारा, ये उस रेडियल पार्ट बोलते हैं। उस रेडियल पार्ट को हमारा छूने से क्या होता है, रेडियल पल्स फील होता है। लिखा है ऑन द थंब साइड ऑफ द इनर एस्पेक्ट ऑफ द रिस्ट, कलाई के हमारा रेडियल साइड को छूना है, ठीक है। उसके बाद फीमोरल पल्स की बात है। फीमोरल हमारा इंग्वाइनल रीजन पे मिलेगा, फीमोरल पल्स मिलता है, ठीक है। इंग्वाइनल रीजन यूज्ड फॉर इन्फेंट एंड चिल्ड्रन, दोनों के लिए यूज होता है बोले हैं। नेक्स्ट इज पॉप्लेटियल। पॉप्लेटियल कहाँ पे फील होता है, पॉप्लेटियल फील होता है हमारा नी है, नी की जैसे मान लो ये नी है, नी के बैक साइड देखोगे तो बैक साइड छूने से हमारा क्या होगा, पॉप्लेटियल पल्स फील होगा, ठीक है। बाई फ्लेक्शन ऑफ द नी को जैसे ही मोड़ोगे तो मोड़ने से वहाँ पीछे साइड फील होता है, उसको बोलते हैं पॉप्लेटियल। पोस्टीरियर टिबिया, टिबिया मतलब टिबिया और फिबुला होता है, नी के बाद टिबिया फिबुला 2 बोन होता है। तो पोस्टीरियर बैक एरिया में ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ द एंकल, एंकल के मीडियल सरफेस में बोला है, ठीक है। तो जो डॉर्सल पेडिस होता है एंकल के नियर बाई रहता है, एंकल के नियर बाई में हम क्या करेंगे, वो पोस्टीरियर एरिया में मीडियल एरिया में, मीडियल मतलब मिडिल एरिया में, ठीक है। एग्जाम जैसे कि ये मान लो हमारा नी है, ये ऊपर फीमर है, ठीक है। ये हो गया टिबिया, ये हो गया फिबुला, टिबिया फिबुला ये मान लो एंकल है, ठीक है। तो ये हमारा मीडियल में फील होगा, यहाँ पे फील होगा, ठीक है। ये मान लो एंकल है तो ये हमारा यहाँ पे फील होगा, क्या होगा, पॉप्लेटियल पल्स, ठीक है। पोस्टीरियर टिबिया में फील होगा, ठीक है। ये मीडियल एरिया है, ये पोस्टीरियर पार्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फील होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज पेडल, डॉर्सल पेडिस बोला है। डॉर्सल एरिया किसको बोलते हैं, वेंट्रल में सामने, ये वेंट्रल एरिया है, ये पीछे वाला डॉर्सल एरिया है। तो डॉर्सल हमारा क्या है, हमारा मान लो ये फुट है, ये फुट है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ फील होगा, ये क्योंकि वेंट्रल पार्ट नीचे हो गया और ये हमारा ऊपर का पार्ट डॉर्सल, तो डॉर्सल पेडिस, ठीक है। तो यहाँ पे फील होगा डॉर्सल पेडिस। अंडरस्टूड, ओके। नेक्स्ट ओके, कुछ डायग्राम दिए गए हैं जहाँ पे हमको पता चलता है पल्स, जैसे कि हो गया यहाँ पे सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, हमारा टेम्पोरल आर्टरी यहाँ रहता है, हमारा यहाँ टच करके देखोगे यहाँ पे तो पता चल जाएगा। हमारा यहाँ से यहाँ तक का एरिया का देखोगे टच करके तो यहाँ टेम्पोरल आर्टरी फील होगा। यहाँ पे ब्रैकियल आर्टरी में बोला हूँ कि हमारा यहाँ पे रहेगा एल्बो में, एल्बोज 2 फिंगर एंटीक्यूबाइटल फेसो के जस्ट ऊपर में हमारा फील करेंगे, यहाँ पे पता चल जाएगा। ये हमारा हो गया बाइसेप और ट्राइसेप के बीच में। दूसरा कैरोटिड को बोला हूँ कि हमारा कैरोटिड बस मोस्ट एक्यूरेट पार्ट हमारा नेक रीजन में होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पता चल जाएगा। उसका रेडियल हमारा थंब साइड रहेगा, थंब साइड ये है, थंब साइड के इस पार्ट में हम पता करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा रेडियल पल्स है। इसके अलावा हमारा कौन कौन से और हमारा है, पॉप्लेटियल पल्स मान लो ये पैर है, पैर है, ये मान लो पैर है, ठीक है, ये पैर, ठीक है, ये पैर है, यहाँ पे नी है, नी के पीछे हमारा क्या होता है, पॉप्लेटियल, ये इस रीजन में ये नी यहाँ पे फील होगा पॉप्लेटियल पल्स। फीमोरल पल्स इसके जस्ट फीमोरल लाइन में फील होगा, ये हमारा फीमोरल है, फीमोरल के जस्ट इंग्वाइनल रीजन में हमारा क्या फील होगा, इंग्वाइनल रीजन में ही हमारा क्या होगा, हमारा फीमोरल पल्स फील होगा। अंडरस्टूड,
तो ये पल्स का साइड्स है, साइड्स ऑफ पल्स कौन से बोला जाए तो साइड्स ऑफ पल्स इतने सारे, टोटल 9 साइड्स ऑफ पल्स हैं, 9 है। उसके अलावा फीमोरल बताएं अभी आगे डायग्राम में देखने को मिल रहा है आपको। फीमोरल पल्स हमारा इन्ग्वाइनल रीजन में यहाँ पे पता चल रहा है, ठीक है। इन्ग्वाइनल रीजन में हमारा ये हमारा इन्ग्वाइनल रीजन हो गया यहाँ से, ठीक है। पेल्विक रीजन के यहाँ इन्ग्वाइनल रीजन बोलते हैं, इस रीजन में हमारे पल्स फील हो गया। उसके बाद पोस्टीरियर टिबिया के हमारा पोस्टीरियर पार्ट है, ये हमारा फिस्टुला हो गया। टिबिया के मिड पार्ट में बोले तो ये मिड लाइन ये है हमारा, ये यहाँ से पता चल जाएगा एंकल के नियर ऑफ द एंकल। उसके बाद पॉप्लेटियल बोला है, पॉप्लेटियल बोला है तो मान लो घुटना है, घुटना के हमारा बैक साइड में हमारा ये हमारा अपर वाला रीजन है और नियर रीजन है। इसके पीछे वाला जो पार्ट है नी है, नी के हमारे पीछे वाला पार्ट है, तो पीछे वाला पार्ट में क्या है, ये हमारा पॉप्लेटियल पल्स फील हो रहा है। नेक्स्ट है डॉर्सल पैडिस। डॉर्सल पैडिस के बारे में बताया हो कि ये हमारा यहाँ फील होगा, ये एंकल रीजन हो गया। एंकल रीजन से थोड़ा हमारा डॉर्सल एरिया में कारण हमें पैडिस फील होगा, डॉर्सल पैडिस पल्स फील होगा, ठीक है। डॉर्सल पैडिस पल्स के बाद देखते हैं आगे पल्स साइट है। पल्स साइट ये देखो ब्रॉड वे में बताया पल्स साइट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। पल्स साइट डायग्रामेटिक बताया है, तो ठीक है। क्या लिखा है, वेव ऑफ द ब्लड फ्लो क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द हार्ट होता है तो कहाँ कहाँ वेव बनता है, वेव बनता है वहीं पे हमारा क्या होगा, पल्स हमारा क्या होगा वहाँ पे फील होगा। तो डिटेल में मैं अभी छोटा छोटा बताया था, पूरा डिटेल में आपको यहाँ दे दिया है। तो टेम्पोरल हमारे यहाँ इस रीजन में हमारे टेम्पोरल शो हो रहा है, सबका इंडिकेशन प्रॉपर तरीक़े से दिए हुए हैं, तो ठीक है। ठीक, कहाँ कहाँ पल्स साइट है वो सब बताए हैं। पल्स साइट को हमको जानकारी लेना है। यहाँ पे टेम्पोरल फिश होता है, ये ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, इस एरिया को टेम्पोरल बोलते हैं। आप चाहो तो अपने बॉडी सरफेस को छू के आप पल्स जानकारी ले सकते हो, इंपॉर्टेंट है पल्स, ठीक है। फिर यहाँ कैरोटिड, जैसे पेशेंट को देखो क्रिटिकल इमरजेंसी कंडीशन आता है, मान लो पेशेंट कार्डियक अरेस्ट चला गया, तो सबसे पहले क्योंकि नियर बाई हार्ट कौन सा फील होगा हमारा, ये कैरोटिड पे ही पता चल जाएगा कि पेशेंट का हार्ट बीट चल रहा है कि नहीं। वहाँ से छू के दूसरा साइट है हमारा फीमोरल, ये बड़ा मेजर वेन है, मेजर आर्टरी है, तो वहाँ से हमारा पल्स फील होता है। तो वो उस एरिया में जैसे ही पेशेंट हार्ट फेलियर चला गया, तो हार्ट फेलियर में क्या करना है, वहाँ पर हमको फील करना है, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या है, मोस्ट कॉमन यूज होने वाला हमारा क्या है, हमारा कैरोटिड पल्स है। दूसरा फीमोरल के बारे में बता दिया हूँ, क्योंकि देखो बड़े आर्टरी है, आर्टरी यहाँ सप्लाई हो रहा है बड़ा, तो या तो यह रीजन पे होगा, ऊपर जस्ट हार्ट के जस्ट ऊपर में है, और दूसरा है सिस्टमिक सर्कुलेशन में यहाँ पे फीमोरल उस एरिया में। नेक्स्ट इज यहाँ पे हमारा ब्रैकियल फील हो रहा है, ब्रैकियल फील होगा या फिर रेडियल भी होगा साथ में, ठीक है। रेडियल का ये बताए हैं। उसके बाद डॉर्सल पेडिस का बता दिए हैं, वहाँ पे हमारा यहाँ पे पोस्टीरियर टिबिया का बताया है। उसके बाद यहाँ पे पॉप्लेटियल का बताया है, ठीक है। तो बहुत सारे ये अलग अलग साइड्स ऑफ पल्स हैं, साइड्स ऑफ पल्स, ठीक। नेक्स्ट मेथड कौन से हैं, मेथड यूज करने के लिए हमारा पल्स इज कॉमनली असेस्ड बाय द पाल्पेशन फीलिंग। अभी बताया दो चीज़ से यूज करेंगे, पाल्पेशन और ऑस्कल्टेशन। पाल्पेशन हमारा टच करके फील होगा, और ऑस्कल्टेशन स्टेथोस्कोप लगाने के बाद हमारा उससे पता चलता है हार्ट बीट, ठीक है। पाल्पेशन और ऑस्कल्टेशन मीन्स हियरिंग करके। तो मिडिल 3 फिंगर से हम यूज करते हैं, जैसे ये हमारा हो गया, हमारा 3 फिंगर, ये मान लो यहाँ पे हमारा ब्रैकियल हो गया, ठीक है। ये ब्रैकियल पास मान लो फील करना है, तो कोई छुएगा तो क्या करेगा, इधर 3 फिंगर लगाएगा, ठीक है। 3 फिंगर लगा के वो टच करेगा, ठीक। 3 फिंगर में क्या करें, असेसमेंट करते हैं। प्रेशर फॉर द पाल्पेशन ऑफ द आर पास एक्सेप्ट अपाइकल पास। अपाइकल पास आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो अपेक्स में रहता है, हार्ट का नियर बाई हार्ट रहता है,
और उसको स्टेथोस्कोप लगा के ही पता किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में पल्स में क्या क्या चेक करते हैं, हार्ट रेट, उसका रिदम कितना है, वॉल्यूम कितना है, स्ट्रोक वॉल्यूम जिसको बोलते हैं, उसके बाद इलास्टिक ऑफ द आर्टेरियल वॉल, इलास्टिक मतलब कितना इलास्टिसिटी है, तो वो सब असेसमेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा ये हमारे रेडियल पल्स को बताए हैं, रेडियल पल्स जिसके बारे में मैं बता दिया हूँ, रेडियल पल्स। ठीक है, पल्स रेट नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल 60 to 100, ये हमारा एडल्ट का है, कितना एडल्ट, ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, यही नॉर्मल हमारा एडल्ट का रहता है। अगर पल्स रेट देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पल्स रेट अगर हमारा 100 बीट्स पर मिनट से ऊपर जाए तो उसको टैकीकार्डिया बोलते हैं। कार्डिया मतलब हार्ट, टैकी मतलब ऊपर, हार्ट रेट के ऊपर। ठीक है, और अगर पल्स रेट 60 से बिलो चला जाए तो ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, पल्स रिदम कैसे चेक करते हैं, पल्स रिदम ये है कि पैटर्न एंड इंटरवल बिटवीन द बीट्स रैंडम रेगुलर। बोला जाए तो अगर बीट्स हमारा जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो बीट बनता है। हार्ट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है तो क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी में क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन मान लो हार्ट हुआ। ठीक है, ये हमारा बीट होता है, जितने बार कॉन्ट्रैक्ट है उतना बीट होगा, 72 पर मिनट कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये बीट्स बनता है। 72 बार धड़केगा तो 72 बार बीट बनेगा, तो हर बीट में, हर कॉन्ट्रैक्शन में एक बीट बनता है। ये बीट अगर रिदमिक तरीका से होगा, प्रॉपर एक रेगुलर इंटरवल में होगा, ठीक है, ये रेगुलर इंटरवल में होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हार्ट रिदम। अगर यही मान लो यहाँ पे रेगुलर तरीका से ना हो, ठीक है, कभी धड़का कभी कम हुआ तो क्या बोलते हैं, उसको इरेगुलर बोलते हैं। तो जब ये बीट्स इरेगुलर तरीका से होगा तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डिसरिथमिया बोलते हैं। ठीक है, डिसरिथमिया बोलते हैं। समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट इज पल्स वॉल्यूम। पल्स वॉल्यूम क्या है वो देखते हैं। वॉल्यूम मतलब देखते हैं, वॉल्यूम एक प्रकार से जैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल ऑफ द हार्ट, मतलब हार्ट वाल का एक बार का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो जितना फ्लूइड वॉल्यूम बाहर जाता है एक बीट के कॉन्ट्रैक्शन से, उसको क्या बोलते हैं, हमारा पल्स वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे लिखा है, द फोर्स ऑफ द ब्लड विद ईच बीट्स, एक बीट में जितने बार कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको क्या बोलते हैं, पल्स वॉल्यूम। अ नॉर्मल पल्स कैन बी फील्ड विद द मॉडरेट प्रेशर ऑफ द फिंगर्स। ठीक है, हम थोड़ा हल्के हाथ से नहीं सुन सकते, थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा, प्रेस करने पर ही हमको मॉडरेट, इसलिए बोलते हैं मॉडरेट प्रेशर देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको सुना जा सकता है पल्स वॉल्यूम को। ठीक, नेक्स्ट, फुल और बाउंड्री पल्स फोर्सफुली और फुल ब्लड वेजल्स वॉल्यूम डिस्ट्रॉय विद डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो ज़्यादा हमको अगर ज़्यादा ज़ोर से धड़कता है, ज़्यादा ज़ोर से धड़कता है तो उससे क्या होता है, हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो क्या हो, डिस्ट्रक्शन होगा। डिस्ट्रक्शन होने के बाद क्या होगा, डिस्ट्रॉय करेगा ब्लड वेजल्स को, फिर उससे प्रॉब्लम अराइज होगा। ठीक है, वीक, फीएबल, ऑडिबल, रेडली डिस्ट्रॉय विद द प्रेशर फ्रॉम द फिंगर टिप्स। ठीक, बोला गया है कि कमज़ोर अगर फीएबल रीडिंग आता है तो क्या कहता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, किसके साथ, प्रेशर के साथ डिस्ट्रॉय। प्रेशर ज़्यादा आएगा, कम आएगा तो उससे क्या होता है, चेंजेज आता है रिदम में। तो उसी को बोला है, अगर वीक, फीएबल, रेडली डिस्ट्रॉय विद द प्रेशर फ्रॉम द फिंगर टिप। फिंगर टिप में हमारा क्या हो गया, अगर मान लो फिंगर टिप में असेसमेंट कर रहे हैं, तो अगर वीक रहेगा और फीएबल रहेगा तब तो क्या करेगा, हमें डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब प्रेशर बढ़ने के साथ डिस्ट्रक्शन आ जाता है उसमें, ये बोला है। नॉर्मल और ठीक है, और कम आया तो भी डिस्ट्रक्शन, ज़्यादा आया तो भी डिस्ट्रक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, इलास्टिसिटी की बात करते हो, हेल्दी नॉर्मल आर्टरी फील स्ट्रेट, स्मूथ, सॉफ्ट, इजीली बेंड। हमारे ये जैसे अकॉर्डिंग टू ब्लड फोर्स आएगा उसके अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी बढ़ता कम होते जाता है। ठीक है, तो उसी को बोले हैं। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्ट द स्टेटस ऑफ द क्लाइंट वैस्कुलर सिस्टम। आगे देखते हैं, इफ पल्स रेगुलर मीन्स द काउंटेबल फॉर द 30 सेकेंड्स
n मल्टीप्लाई 2। कहने का मतलब ये है, ठीक है, नॉर्मल अगर ये यहाँ पे ये बोला पल्स अगर रेगुलर चल रहा है, रेगुलर पल्स है, तो हमको क्या करना है 30 सेकेंड तक ही हमको क्या करना है सुनना है। और इस 30 सेकेंड को हमको 2 से गुणित करने से पता चल जाएगा पूरे 1 मिनट तक का बीट्स। समझ आया? ये बोला है। उसके बाद बोला है अगर इरेगुलर है तो उसको फुल मिनट हमको सुना, पूरे 1 मिनट तक ही हमको क्या करना है प्रॉपर तरीक़े से कंफर्म करना है 1 मिनट तक, ठीक है। फिर क्या बोला, ईच हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ द 2 साउंड। 2 साउंड, पहले बोला लब डब 2 साउंड होता है, एक हमारा S1 साउंड, एक हमारा S2 साउंड होता है। दूसरा तो इसके बारे में बताया ही, S1 साउंड कब अराइज होता है, ये जब मिट्रल वाल और ट्राइकास्पिड वाल, ये मिट्रल वाल को बाइकास्पिड वाल भी बोलते हैं। एग्जाम्पल मैं दूंगा अभी। मान लो ये हमारा हार्ट है, ये क्या है हमारा हार्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो वॉल रखता है, वॉल का काम क्या है, हमारा जो ऊपर रिगर्गिटेशन होता है जो फ्लूइड उसको रोकता है, तो इस वॉल को क्या बोलते हैं बाइकास्पिड वॉल। क्या? बाइकास्पिड वॉल, ठीक है। और इधर जो लगता है लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल में, इसको क्या बोलते हैं ट्राइकास्पिड। क्या? बड़ा स्पेस में बताता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये क्या है हार्ट, ठीक है, यहाँ से डिवाइडेड यहाँ पे, ठीक है। राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा वॉल रहता है, वॉल किस लिए होता है रिगर्गिटेशन प्रिवेंशन के लिए। यहाँ पे जो वॉल लगा रहता है उसको बोलते हैं ट्राइकास्पिड वॉल, ट्राइकास्पिड वॉल। यहाँ पे जो लगा रहता है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल प्रिवेंशन करने के लिए जो वॉल लगा रहता है उसको बोलते हैं बाइकास्पिड। क्या? बाइकास्पिड, ठीक है। तो ये जब क्या होता है, इसके इस वॉल के सेपरेटर, ये जब ये ऊपर से जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब आर्टरी का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये आर्टरी का मान लो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो उस कंडीशन में एक साउंड अराइज होता है, उसको बोलते हैं आर्टरी कॉन्ट्रैक्शन से S1 साउंड बोलते हैं। और S2 साउंड कब बोलते हैं, जब हमारा यहाँ पे एक और रहता है, यहाँ पे एक वॉल और रहता है, ये फ्लूइड इधर जाके ऐसे जाता है, ठीक, इधर जाके इधर जाता है, ठीक। तो इसको बोलते हैं आयोटिक। क्या? आयोटिक, ओके, वॉल। तो ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन से वापसी आने को रोकता है, ठीक है ये, ठीक। तो जब ये एरोटिक वॉल की बात करते हैं, जब एरोटिक वॉल वहाँ पे जैसे इधर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड होता है हमारा हार्ट से, जब बाहर जाता है तो एक वॉल से टकराता है। जब वॉल से टकराता है तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पूरे ब्लड जाता है। तो जिस वॉल टकराया तो यहाँ पे हमारा S2 साउंड प्रोड्यूस होगा, तो उसी को बोला है S1 और S2 साउंड, जिसको हम लब भी बोलते हैं और बब भी बोलते हैं, ठीक है। लब S1 साउंड को और ये डब बोलते हैं, डब S2 साउंड को। समझ आया? ओके। तो आज का सेशन पल्स तक रोके हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।